हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल डिफेंस वाला पर, जहां पर हम लोग लेकर आ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स जो कि आपके एनडीए का सपना पूरा कर सकती है। यस, पूरे सेशन के अंदर हम लोग बहुत मजेदार तरीके से सीखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज को, और इस सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या है नंबर का खेल, वो अगर आप लोग जान गए तो भैया उन नंबर्स के साथ फिर जगलिंग करते रहना और बहुत बढ़िया तरीके से कैलकुलेट करके आंसर भी आ जाता है ना। तो हम लोगों को क्या करना है सर, बस पूरी कहानी इंजॉयमेंट के साथ सुननी है। एक बार कहानी समझ में आ गई तो कहानी के बाद सवाल पूछो सर, हम तैयार हैं, है ना, तैयार हैं। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा सीक्वेंस सीरीज के वो सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली देखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उसमें सीधे सीधे कॉन्सेप्ट हैं, सीधा सीधा सवाल बन रहा है। हाँ, वो आपके साथ मजाक कहाँ करता है कि वो उस लैंग्वेज को थोड़ा मुश्किल बना देता है, जहां पर आपको थोड़ा सोचना शायद ज्यादा पड़ जाए, लेकिन बात तो वही रहती है ना। तो देखेंगे कुछ आसान सवाल भी, कुछ मुश्किल सवाल भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, जिसके अंदर हम लोग कर रहे होंगे बेटा कुछ इस तरीके से कवर कि सबसे पहले हम लोग पहचान लेंगे कि सीक्वेंस के अंदर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो ये सीक्वेंस रहेंगे। इनको हम लोग पहचान लेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके के इनके बिहेवियर्स होते हैं। फिर इनके कुछ स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि जनरल टर्म हो गया, सम ऑफ एन टर्म्स हो गया, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, वो भी हम लोग देखेंगे। जब हम लोग बहुत अच्छे से एचपी, जीपी एंड एचपी के बारे में जान लेंगे, है ना, एपी, जीपी एंड एचपी के बारे में जान लेंगे, तो एम, जीएम, एचएम के पास जाएंगे कि अब ये मीन एक तरह का कॉन्सेप्ट आता है। ये आप ध्यान रख सकते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि ये वाला पार्ट जो है एक्चुअली स्टेटिस्टिक्स में भी हमसे पूछ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भैया है तो ये एक मीन ही ना, है ना। तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर हम लोग आ जाते हैं जहां पर अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में बातें पूछी जा सकती हैं। तो ये एक स्टेटिस्टिक का पार्ट भी होता है। एंड देन उसके बाद बेटा हम लोग आ जाएंगे सीरीज सम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, और उसमें मैं बताऊंगा आपको एक बहुत बढ़िया सा तरीका जिससे आसानी से समंदर पार हो जाएगा वो वाला, और हम लोग सारे क्वेश्चंस को लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सफर रहेगा। तो चलें शुरू करें बेटा। क्या करने वाले हैं सर, एपी से शुरुआत करेंगे? नहीं 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 नहीं, मैं तीनों के तीनों एक साथ गेरूंगा मेरे दोस्त, मैं तीनों के तीनों एक साथ गेरूंगा, जहां पर हम लोग एपी, जीपी, एचपी तीनों को एक साथ बात करेंगे। जितना अच्छा होगा आप लोगों को इनके बीच में एक साथ एक रिलेशन को समझना और इनके बीच में एक मेजर डिफरेंस को समझना, जितना हो जल्दी इसको समझ लेना है ना। ठीक है, तो मैं ये लिखा हुआ है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट्स वगैरह बनाना है, बना लो मेरे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन इसमें मेन चीज ऐसा है कि इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा है, लेकिन सर बात समझ में आनी चाहिए, बात समझाओ। मैं शब्दों के फेर में, आप लोग शब्दों को बाद में इनको जोड़ना। इतनी अंग्रेजी का ट्रांसलेशन तो कर ही लोगे मेरे दोस्त, आपको इंग्लिश भी तो पार करनी है ना। 50 सवाल आते हैं मालूम है? इंग्लिश भी तो आती है, तो इंग्लिश करना तो पड़ेगा दोस्त। क्यों इंग्लिश में दिया जाता है? ताकि आप लोग इसके एक वो समझो कि हाँ भैया ये रुकावट है, इस रुकावट को पार करना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, इट्स इंग्लिश में 50 सवाल करने हैं तो भैया इंग्लिश आनी चाहिए, आनी चाहिए, है ना। करना है बेटा दोस्त, करना है, करना है। तो अब देखो इसमें क्या है कि एपी, जीपी, एचपी में डिफरेंस को क्या करना है दोस्त, डिफरेंस को हमें ऐसे समझना है कि हमारे पास एक नंबर ले लो दोस्त, एक नंबर, सर सिर्फ एक नंबर लेना है, नंबर लेना है एक। आपने कहा बेटा आपने 2 ले लिया, ठीक है, आपने 2 ले लिया, आपने फिर एक नंबर और लिया दोस्त, आपने एक और नंबर लिया, आपने 3 लिया। क्या लिया? 3 लिया। तो हम हमें इन दोनों नंबर्स को ना कुछ नाम देने हैं। हम नाम क्या दे रहे हैं सर? इसका नाम रख देते हैं हम लोग ए। सर ए क्यों रखते हैं? अभी नामकरण रख रहे हैं ना, सवाल बाद में करेंगे, अभी नाम रखो चुपचाप। ठीक है, ए बराबर 2, सर इसे अभी नाम रख देते हैं डी बराबर 3। ठीक है सर, ये नाम क्यों रखे हैं ये तो बता दो। भाई नाम इसलिए रखे, देखो इतने इतने तो नादान बच्चे तुम भी नहीं हो। ठीक है, इसे हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? इसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये तो सभी जानते हैं सर, नया कुछ बताओ ना, ये कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब मैं इन्हीं नंबर्स के साथ क्या करूं दोस्त, मैं इन्हीं नंबर्स के साथ ऐसे बोल दूं कि a बराबर मैं 2 ही रखता हूं, लेकिन इस बार जो 3 नंबर है उसको मैं r लिख देता हूं। तो ये मेरा अब भी फर्स्ट टर्म रहेगा दोस्त, है ना, दिस इज फर्स्ट टर्म। और ये क्या रहेगा? ये मेरा कॉमन रेशियो बन जाएगा दोस्त। क्या बन जाएगा? कॉमन रेशियो। अच्छा, ये मेजर, यही नंबर्स सेम सर हम लोग क्या कर सकते हैं,
कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं और कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं। सर ऐसा कैसे? नंबर थोड़ी ना है, इसीलिए तो नाम अलग अलग रखे ना, डी और आर। तो हमें फर्क क्या रखना है? हमें फर्क ये रखना है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इसमें जोड़ा जाएगा दोस्त, ठीक है? कॉमन डिफरेंस हमेशा इसमें जोड़ा जाएगा। यानी अगर मैं पहला टर्म लिखूं तो वो मेरा कौन है? फर्स्ट टर्म 2 है। अगर मैं टर्म 2 लिखूं तो मैं अब क्या करूंगा? मैं इस 2 में इस 3 को जोड़ दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5, ठीक है? मैं टर्म 3 लिखूंगा तो मैं 2 में 3 को 2 बार जोड़ दूंगा दोस्त, 2 बार जोड़ दूंगा। या फिर मैं ये कहूंगा कि सर मैंने एक बार तो जोड़ ही दिया था तो उसका सम तो 5 आ गया था, इसमें मैं फिर से 3 को जोड़ दूं तो अगला टर्म मेरा 8 आ जाएगा। सेम अगर मैं T4 की बात करूं तो T4 के लिए हमने 8 तक तो जोड़ लिया था, उसमें फिर से 3 जोड़ दे तो ये 11 आ जाएगा। ऐसा कुछ बनता है। इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं? इस केस में हमारा पहला टर्म क्या है मेरे दोस्त? पहला टर्म हमारे पास कितना है सर? 2 है ना? फर्स्ट टर्म है, लिखा हुआ है ना, फर्स्ट टर्म 2 है। तो दूसरा टर्म क्या होगा? इस बार मैं इस 2 में 3 को जोड़ूंगा नहीं बेटा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म में मैं क्या करूंगा? मैं 2 में 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? हमने पहले इनको मल्टीप्लाई एक बार कर लिया ना, तो एक बार कर लिया तो हमारा आंसर आया 6। 6 को हम लोग क्या मल्टीप्लाई करते हैं दोस्त? 6 को हम लोग फिर से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस वाले रिजल्ट को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 18 आ जाता है। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तो मेरे पास अगला आंसर 18 आया था, उसमें फिर से 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 54 बन जाता है। ऐसा कोई एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बनता जाएगा, जिसे अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, कैसे लिखना चाहूं कि ये 2 है, ये 5 है, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 11 एंड चलता रहेगा ऐसे करके। और यहां पर आप देखोगे तो 2 के बाद 6 है, 6 के बाद 18, फिर 54 एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। तो हमने नोटिस क्या किया कि सर यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन चुके हैं, जिसको अगर मैं नाम देना चाहूं तो दिस इज एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड दिस इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है सर, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और इस कंडीशन में अगर आप इसको ऑब्जर्व करना चाहो तो आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर 2 में +3 हुआ, 5 में फिर से +3 हुआ, 8 में +3 हुआ तो 11 हो गया एंड सो ऑन। तो क्या सर कोई ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है जो ऐसे प्लस ना हो रहा हो, माइनस हो रहा हो? हाँ बन सकता है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ नए पेज पे, कि हम लोगों ने कहा कि सर हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो मान लो 3 है, हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? वो हमारे पास -4 है। सपोज करो ऐसा हम लोग नंबर ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में मेरा पहला टर्म हो जाएगा 3, मेरा सेकेंड टर्म हो जाएगा 3 में -4 को जोड़ना है मेरे दोस्त, जोड़ना है। तो इन रिजल्ट 3 - 4 -1 हो जाएगा। तो आगे आप लोग समझ पा रहे हो कि -1 में -4 को जोड़ोगे तो -5 आ जाएगा। अब दिमाग प्रोसेस करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है? अगर अभी भी नहीं चालू हुआ कि ये कैसे आया तो बेटा थपकी लगाओ थोड़ा पीछे, है ना? जागने की कोशिश करनी है कि अब तक ये प्रोसेस होना शुरू हो जाना चाहिए, तेज होना चाहिए। इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है दोस्त, ठीक है? तो T3 हमारे पास -5 आ गए। तो अब सीक्वेंस अगर मैं लिखूं तो सीक्वेंस कैसा दिखाई देगा? सीक्वेंस आप कहोगे कि सर पहले मेरा नंबर 3 था, फिर -1 बन गया, फिर -5 बन गया, आगे कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो अगर आप इसके बीच को ऑब्जर्व करते हो हमेशा, ठीक है, दो टर्म्स के बीच के डिफरेंस को ऑब्जर्व करते हो, तो आप कहोगे सर 3 में कितना कम हो गया? सर -4 हो गया। -1 में कितना कम हो गया? सर -4 हो गया। तो अब मैं इसे तो बच्चा फर्स्ट टर्म ही बोलूंगा, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त? इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया। और मुझे लगता है कि बात यहां तक समझ में आ गई है ना? हम कॉमन डिफरेंस किसी भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालकर ढूंढ सकते हैं, किसी भी दो का। सर किसी भी दो का, किसी भी कंसेक्यूटिव दो का, और करेक्ट कर देता हूं, किसी भी कंसेक्यूटिव दो का। इसका मतलब मैं कॉमन डिफरेंस की अगर बात करूं तो यहां नोट लगा लो मेरे दोस्त, ठीक है? नोट लगा लो। कॉमन डिफरेंस का जनरल फॉर्मूला होता है कि किसी भी टर्म का उससे प्रीवियस टर्म से
डिफरेंस अगर आप देखते हो वो कॉमन डिफरेंस होता है, वो कॉमन डिफरेंस होता है। मैं आपको एक सवाल पे फंसाने की कोशिश करता हूं, जरा फंसना और फिर उसके बाद जानना। ठीक है, हमने क्या करना है, मान लो मैंने लिखा 2, फिर लिखा 5, फिर लिखा मैंने 8, फिर लिखा 11, नहीं 12, फिर डॉट 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 ऐसे कुछ लिखा, लेकिन मैंने इतना नहीं लिखा। क्या मैं इनको अब एपी में बोलूंगा? आप लोग समझ गए? क्या मैं इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि सर इसमें +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, लेकिन सर यहाँ पे ना +4 हो रहा है। तो डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, यहाँ डिफरेंस वेरिएबल है, डिफरेंस वेरी कर रहा है ना? तो हम कहेंगे कि सर ये पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही नहीं है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हर एक टर्म का जो बीच में डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, है ना? सेम होना चाहिए। सर यहाँ पे +4 हो गया या फिर कुछ भी हो जाता 3 के अलावा, तो हम लोग ये कहते कि सर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो यहां पर भी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना? तो ये मैं यहां पे नोट लगा देता हूं, नॉट एपी। ये किसी भी टर्म के लिए, यानी चाहे तीसरे और चौथे की बात हो, चाहे दूसरे तीसरे की बात हो, किसी भी दो टर्म्स के लिए ये हमेशा ऑल टाइम ट्रू होना चाहिए, ऑल टाइम ट्रू होना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल सर। कॉमन डिफरेंस के बारे में थोड़ी बात समझ में आई, इंपॉर्टेंट बात समझ में आई। सेम बेटा यहां पर हम लोग कॉमन रेशियो को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, ठीक है, कि ये हमारे पास अगला एक नंबर 4 है, उसके बाद हम लोगों ने लिखा कि 4 के बाद सर 2 है, 2 के बाद हमारे पास 1 है, 1 के बाद 1/2, फिर 1/4 एंड सो ऑन। ठीक है सर, ओके। इसके अंदर अगर आप लोग पहचान पाओ तो ये मेरा पहला टर्म है। क्या है? पहला टर्म है। इसमें आप ऐसे बेटा कुछ बच्चे ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, सोच काफी यूनिक हो सकती है, हर किसी की अपनी सोच है। ठीक है, बच्चा ऐसे सोच सकता है कि 4 में सर -2 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद फिर वो दिमाग लगाएगा कि सर अब -1 हो रहा है। ये कुछ नए तरीके की क्या है, सीक्वेंस है। सर इसका नाम एपी नहीं है, जीपी नहीं है, कुछ है, जीपी जीपी, अरे जीपी चेक तो कर लो यार। ठीक है, तो हम पीछे गए, यहाँ कुछ गड़बड़ है ना, गड़बड़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम लोग ये किए तो हमने कहा सर मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ 1/2 जैसा। ठीक है, ये दिमाग लगाना है बेटा, देखो ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं होता, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना उसको जिंदा करने का। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि 1/2 करते ही सर मेरा नंबर बनता जा रहा है हर बार। ठीक है, इतना तो बेटा आपके आंखों के सामने चमक भी रहा होगा। तो हमने कहा कि सर हमारा ये जो नंबर आया ना, ये वाला, ये नंबर क्या है? ये हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर ये हमारा कॉमन रेशियो हो जाएगा। और रही बात ये कि सर आगे अगर जा रहे हैं तो ये हमेशा सेम रेशियो से ही चलेगा। ठीक है, तो ये हमें कॉमन रेशियो के बारे में क्या समझ में आया कि कॉमन रेशियो का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं, यहां लिख रहा हूं बेटा, एक ही जगह पे लिख रहा हूं सो दैट परेशानी ना हो, है ना? नोट, कॉमन रेशियो का जनरल फॉर्मूला होता है कि किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म के साथ रेशियो जो है वो मेरा कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो। और ये भी बेटा ऑल टाइम ट्रू रहेगा। क्या रहेगा? ऑल टाइम ट्रू रहेगा। ओके सर, ठीक है भाई, बात समझ में आती है? इतनी समझ में आती है? हजम हो गई ये बात है? जल्दी बताओ, हजम हो गई ना? चलो आगे चले। सर हाजमोला खा लेंगे, आप आगे चलो। ठीक, ठीक है, चले, चलो जी, ओके सर। तो हम जब यहाँ पे एचपी के बारे में तो बताए नहीं सर, हमें ये चीजें तो समझ में आ गई। ठीक है, एचपी के बारे में तो नहीं बताया। एचपी में बेटा देखो बहुत सीधी सी चीज है, ये कुछ ज्यादा परेशान करती है जब हम चीजों को ना उल्टा करते हैं, तो ज्यादा परेशानियां होती हैं, फॉर्मूले कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं। तो हमें इसको उतना नहीं पढ़ना है कि हाँ इसको भी इतना ही पढ़ना है जितना एपीजीपी को पढ़ना है। इसको इंट्रोडक्शन पार्ट तक हमें पढ़ना है कि एचपी क्या होता है, इसके ये स्पेसिफिक चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए जो बहुत बेसिक तरीके से निकल जाती हैं, है ना? तो एचपी में हमें क्या देखना है बेटा? हमने कहा कि कोई भी एपी ले लो सर, कोई भी एपी ले लें, कोई भी एपी ले लो सर। आप अभी ले लो, चलो 4 के बाद 7 ले लिया, 7 के बाद बेटा आपने क्या ले लिया? 10 ले लिया, देन 13 ले लिया एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख दिया।
तो अगर मैंने इन सभी नंबर्स को उल्टा यानी रेसिप्रोकल लिखना शुरू कर दिया 1/4, 1/7, 1/10, 1/13, कॉमा डॉट 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 डॉट, ऐसे सभी नंबर को उल्टा लिख दिया, तो बेटा अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बना रहा है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को बना रहा है। तो ये हमारे लिए बस इससे, इस चीज से मत भटकना बेटा, इस चीज से मत भटकना कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन जब तक आपको समझ में आएगा, जब तक आप इस बात को सत्य मानते हो। ठीक है, जहां आप इससे भटके बेटा, इससे भटके, ये स्टेटमेंट कि कोई भी एपी का अगर मैं रेसिप्रोकल फॉर्म में सीक्वेंस ले लेता हूं तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। सो अगर किसी हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रेसिप्रोकल ले लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। इसे इन जनरल पता है हम लोग कैसे लिखते हैं दोस्त, इसे इन जनरल हम लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर ए बी सी, या फिर इसे ऐसे लिखो कि ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, इन ए पी। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि 1/a, 1/b एंड 1/c क्या हो जाएगा, HP में हो जाएगा। और अगर a कॉमा बी कॉमा सी हमारा HP में है तो इसका मतलब 1/a, 1/b, 1/c AP में हो जाएगा। आप दोनों के लिए ये रेसिप्रोकल लॉ यहां पर लगा सकते हो मेरे दोस्त। ये याद रखने की चीज है कि ये हमें सर हमेशा अप्लाइड रखनी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए। तो हम इससे नहीं हिलेंगे सर, नहीं हिलेंगे, इससे बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ये आपने बोल दिया, ये हमने लिख लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा अगर दिखा तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक का उल्टा दिखा तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बढ़िया है ना, चले चले, चलो भाई चलो, इंट्रोडक्शन हो गया सर, हमने जान लिया। अब जानने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ और चीजें देख रहे हैं बेटा, जो जनरल टर्म है। ये फॉर्मूले आप लोगों के लिए जरूरी हैं, जरूरी है मतलब समझ रहे हो बेटा, जनरल टर्म है। ये फॉर्मूले देखो बेटा लगाने आने चाहिए, ठीक है, लगाने आने चाहिए। अगर आप इसे लगा पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा है, रट्टा मार के सिर्फ एक दो क्वेश्चन में ये फॉर्मूले आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये लगाना आना चाहिए, और ऑब्वियसली लगाना आता है तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आता है ना। ये ज्यादा मजेदार चीज होती है लगाने में। देखो बेटा ऐसा है, बहुत सिंपल सा एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं दुनिया का सबसे बढ़िया मैकेनिकल टूल दे देता हूँ, लेकिन आप उससे बढ़िया काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि आपको वो टूल चलाना ही नहीं आता है। सो हाउ कैन यू डू समथिंग वेरी नाइस या फिर कुछ आर्टिस्टिक आप उस टूल से कर पाओ। तो ये भी फॉर्मूले वगैरह है ना, ये हमारे लिए मैथमेटिकल टूल्स होते हैं। तो ये फॉर्मूले हमें लगाने आने चाहिए, ठीक है, याद अपने आप हो जाते हैं ये, कि आप इनको समझो कि ये काम कैसे कर रहे हैं। तो काम करने के लिए मैं अगर इसके ऊपर एक बेसिक सा सवाल लेकर चलूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। हम आ जाएगा सर, आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात यहाँ पर करूँ, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने कहा कि सर हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारे पास -3 है। तो हम अगर ये कहें कि मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है सर, डायरेक्ट फोर्थ टर्म निकालूंगा तो मैं ए में क्या करूंगा, मैं एक बार डी प्लस करूंगा, 2 बार करूंगा, 3 बार करूंगा। 3 बार क्यों करूंगा? क्योंकि मेरा पहला टर्म कौन था सर, 2 था ना। तो पहला टर्म ये हुआ, उसके बाद दूसरा टर्म ये हुआ, तीसरा टर्म हमारा ये हुआ, चौथा टर्म हमारा ये हुआ। आए हाय हाय हाय, कितना खूबसूरत हुआ जो भी हुआ, है ना। चलो वापिस लेते हैं, ये हो गया T4 हमारा ऐसे बन गया। तो हम लोग स्मार्टली इसको ये कहते हैं कि सर फॉर्मूला ये हमें क्या लिख रहा है कि सर D ऐसे बार बार मत लिखो ना, आप तो स्मार्ट हो, आप तो 3D लिखो कि सर 3 बार D को जोड़ा मैंने फोर्थ टर्म को निकालने के लिए 3 बार D को जोड़ा। अब इसे जरा फॉर्मूले से कंपेयर करना मेरे दोस्त, बात समझ में आए तो फॉर्मूले से कंपेयर करना कि Tn का फॉर्मूला है हमारे पास a + n-1d है। क्या है? a + n-1d है। और हमने n की वैल्यू क्या रखी है दोस्त? n की वैल्यू मैंने 4 रखी है। आप इसे यहां पर लगाकर देखो तो 4 - 1 बच्चा 3 ही आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। यहां से मैं पता है क्या बोलता हूं कि हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ो मेरे दोस्त, एक कदम हिम्मत की तरफ और बढ़ाओ, एक कदम और हिम्मत की तरफ बढ़ाओ, और ये फॉर्मूले को दिमाग में रखो, लिखो मत, सोचो। और क्या करो कि सर अगर मुझसे 60th टर्म पूछता तो क्या मैं ए में 59 बार डी को जोड़ता? तो बेटा आपने सोचा तो बहुत अच्छा सोचा, नहीं सोचा तो बेटा दोबारा सोचो कि मैंने सिर्फ एक कम बार डी बोला, एन को -1 करके एक कम बार डी बोला तो एक कम हो जाएगा। ठीक है, एक कम हो जाएगा बस, यानी 60 में 59 हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या होगा, निकाल दें दोस्त, निकाल दें, निकाल दो। चलो a की वैल्यू 2 है, 59 में 3 को मल्टीप्लाई -3 करना होगा। ओके, मल्टीप्लाई करो भाई, 3 9 जा 27, ऊपर आ गया 2, 15 और 2 17 -17। मैं गलत तो नहीं हूं? नहीं सर, 177 आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है भाई, आ रहा है। चलो बिलीव करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -175। ठीक है, बच्चे कमेंट में लिख देते हैं कि सर आपने माइनर से मिस्टेक करी है। ठीक है, नहीं है ना भाई, अभी देखो ऐसे रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि वो मुझे नहीं पता चलता है कहाँ पे प्लस माइनस गलती हो गया, पता नहीं चलता। लाइव में तो आप लोग बता देते हो, है नहीं। चलो ओके, तो -175 यहाँ पर चल रहा है T60 का। एक बार और करेंगे सर, 3 9 जा 27 आया 7, 3 5 जा 15 और 15 और 2 कितने होते हैं भाई, हमारे पास -17 ही होते हैं। ठीक है, तो T60 हमारे पास आ गया। चलो ओके, नेक्स्ट बेटा हम लोग ये चीज जनरल टर्म में, सर एपी का तो समझ में आ गया। यही चीज अगर मैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में करना चाहूं तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या हो जाएगा दोस्त, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर आप लेते हो, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लेते हो तो आप ये मुझे कहोगे कि ए की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं बेटा 3 और इस बार आर की वैल्यू ले लेते हैं 2 फॉर सिंपलर कैलकुलेशन। अभी ज्यादा उतना नहीं दिमाग लगाने का। तो अब अगर मुझे T4 ढूंढना है इसी सेम एग्जांपल को समझते हुए, तो हम कहेंगे सर इस बार ना ए में आर को 1 बार, 2 बार और 3 बार मल्टीप्लाई करना। सर 3 बार क्यों, क्योंकि बेटा फर्स्ट टर्म तो फिर से ये था, सेकेंड टर्म एक बार आर मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म सर 2 बार आर किया और फोर्थ टर्म में तीसरी बार आर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग स्मार्टली कह सकते हैं कि सर ये ए ना आर का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसे शॉर्ट कैसे करें दोस्त, इसे शॉर्ट करने के लिए हम लोगों ने टूल बना दिया क्या, कि अगर मुझे nth टर्म ढूंढना है जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो ए आर की पावर में सर n-1 कर देना, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो बस इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करके देख लेते। सर T4 ही बता दो। चलो T4 अगर मुझे बताना है तो मैंने कहा सर a में r का क्यूब मल्टीप्लाई कर दो, यानी a हो गया 3, r का क्यूब हो जाएगा 2 की पावर 3, तो 8 × 3 हो गए सर 24। कितना आ गया दोस्त, 24 आ गया। तो ऐसे करके हमें फॉर्मूले को लगाना सीखना है, याद तो अपने आप हो ही रहे हैं, है ना। क्या करना है सर, एक कम बार जोड़ना है। इसको फॉर्मूला नहीं बेटा, दिमाग लगाओ कि हम कर क्या रहे हैं उस फॉर्मूले के अंदर। हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना, समथिंग। देयर इज एन ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। एक किसी फॉर्मूले के अंदर कोई ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है, उस चीज को समझना हमारे लिए जरूरी होता है, तभी वो फॉर्मूला क्या होता है, दिमाग में बस जाता है और वो अपने आप लग जाता है और आंसर आना शुरू हो जाता है ना। चलें ठीक है सर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में वही है कि बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे किसी भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन को। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना लेंगे। जैसे मान लो सपोज करो मैं एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपके सामने लिख देता हूं। मैं कहता हूं कि 1/3, फिर उसके बाद 1/7, फिर 1/11, फिर 1/15 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। ये एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना। क्यों, क्योंकि बेटा जब आप इसे पलटोगे तो 3 7 11 15 एंड सो ऑन आ जाएगा, और ये सर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ए हमारा 3 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो गया। ठीक है सर। तो अब अगर मुझे इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या निकालना है, पांचवा टर्म निकालना है, सपोज मुझे पांचवा टर्म निकालना है, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं इसका पांचवा टर्म निकाल दूं। सर निकाल दो। इसका पांचवा टर्म कैसे निकालोगे सर, 3 में कॉमन डिफरेंस को कितनी बार जोड़ूं सर, 4 बार जोड़ दो, क्योंकि पांचवा टर्म निकालना है। तो 16 + 3 सर 19 हो जाएगा। तो इसका टर्म 1/19 हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक आइडिया। भूलना मत मेरे दोस्त कि ये हिलना नहीं चाहिए एपी और एचपी के बीच का जो रिलेशन है। ठीक है, ये जैसा है उसे अंबुजा सीमेंट से जमा देने का। ठीक है एकदम। ठीक है, बात समझ में आ गई हाँ कि नहीं, जल्दी से बताओ। मजा आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर एपी जीपी और एचपी में खेल क्या रहे हैं हम लोग। इसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं सर, उसमें तो एपी का ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो नथिंग न्यू, है ना, नथिंग न्यू। हम लोग ऐसे करके निकल जाएंगे सर, आंसर आ जाएगा, कोनो परेशानी नहीं होगी। फॉर्मूला समझ में आ गया। अब देखो बेटा यहाँ पर हम लोगों के पास ना कुछ इन्हीं फॉर्मूले से डायरेक्ट रिजल्ट निकल कर आते हैं जो आपको बनाएंगे सुपर तेज। कैसे सर, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये जो जनरल टर्म से रिलेटेड ना, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसका इस्तेमाल आपको बहुत सारे क्वेश्चन में होते हुए दिखेगा, जहां पर आपको लगेगा अरे वाह क्या मजेदार चीज है कि हम लोग ऐसे भी इस चीज तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे काम की चीज है और इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। ये इसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। तो सर दोनों ही जरूरी हैं, हाँ दोनों ही जरूरी हैं। तो देख लो बेटा, जरूरी है तो सर करवा दो। ये देखो बहुत सीधी सी बात बोल रहा है। ये कह रहा है कि सर किसी भी टर्म pth टर्म
को क्यूथ टर्म से अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास अब कॉमन डिफरेंस नहीं, वो p माइनस क्यू टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि बेटा जब मैं, ध्यान से देखना इस चीज को, कमाल की चीज देखना, आपको समझ में आ जाएगा तो सारा खेल हो जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात देखना दोस्त, अगर मैं 3, 7, 11, 15, डॉट 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 ऐसे लिखता हूं, ध्यान से दोस्त सोचिएगा दोस्त, मैं क्या यहां पर बोलना चाहता हूं कि अगर मैं यहां पर T4 निकालना चाहता हूं तो T4 का मतलब ये हुआ कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, है ना, T3 प्लस T4 ये सब मुझे जोड़ना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, ये नहीं जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा 3 में 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस, नहीं 3 में प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, क्या हो गया सर? ध्यान दो ध्यान दो, ए हमारे पास 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 है, तो हमें 3 बार 4 को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं उसे ध्यान से देखिए कि अगर मैं ये चीज लिखूं, क्या ये चीज, तो ये क्या है सर? ये हमारे पास T2 हो जाएगा और यहाँ पे T4 है, यहाँ पर सर 2 मल्टीप्लाई 4 है। ओके, इस चीज को 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। माइनस करो मेरे दोस्त, तो T4 माइनस T2 कितना हो जाएगा सर? 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 हो जाएगा। सर ये क्या कर रहे हो? ये मैं ये कर रहा हूं कि आपके सामने ये 2 जो है 4 माइनस 2 में टूट गया और ये 4 4 रह गया। तो सर इससे साबित क्या करना चाहते हो कि पीएथ टर्म में क्यूथ टर्म को माइनस करोगे तो आपके पास p माइनस क्यू में d आ जाएगा। क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। सर मजा नहीं आया। मजा कैसे नहीं आएगा बेटा? मजा कैसे नहीं आएगा? आप सपोज करो मुझे d बताना है कैसे, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना, d बताना है कैसे। मैंने कहा कि सर मेरे पास मान लो ये मिसिंग टर्म्स हैं आपके पास दोस्त, ये वाला मिसिंग टर्म है और ये वाला मिसिंग टर्म है, और मुझे बोल रहा है कि सर सेकंड टर्म जो है वो 7 है और सर हमारे पास फोर्थ टर्म जो है वो 15 है। तो बताइए कॉमन डिफरेंस कितना होगा? ये बता सकते हैं क्या? सर हाँ, ऐसा सवाल तो देखा है ना हमने पेपर में। अरे हाँ सर, यहाँ पे 4 और 2 की जगह पे कोई कोई दूसरे नंबर दे देता है, जैसे 13th टर्म दे देता है, 8th टर्म दे देता है, कि 13वां टर्म और 8वां टर्म आपको दे दिया और कॉमन डिफरेंस मांग रहा है, या फिर कोई दूसरा टर्म मांग रहा है। तो अब देखो ना कमाल की चीज, कि मैं डायरेक्टली कैसे बोलूंगा कि कॉमन डिफरेंस मांग रहा है, तो मैं बोलूंगा कि 4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना सर? 2 का। यानी अगर मैं चौथे टर्म को दूसरे टर्म से क्या करूं? माइनस करूं, तो मेरे पास 2 बार कॉमन डिफरेंस बचेगा। क्यों? क्योंकि ये देखो बेटा क्या बन रहा है, इधर देखो कि ये बोल रहा है चौथा टर्म इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस प्लस 2d। इस चीज को और जनरलाइज अगर मैं दोस्तों आपके लिए करूं और करो सर, और जनरलाइज अगर करूं तो आप कहोगे कि सर T10 अगर मैं कहना चाहूं तो क्या सर T4 में 6 बार d को जोड़ दूं? है ना, T4 में 6 बार d को जोड़ दूं। क्या सर अगर मैं T15 निकालना चाहूं तो क्या T11 में 4 बार d को जोड़ दूं? क्या 4 बार d को जोड़ दूं? बस यही बात जो है मुझे आपकी पसंद आ जाती है कि इन जनरल जाकर भी आप लोग समझ लेते हो, है ना, इसके बाद तो आप लोग समझ लेते हो। तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज होगी। जैसे हमें d मिल जाएगा, d की मदद से हम लोग फर्स्ट टर्म ढूंढ लेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो कुछ भी पूछ लो सर ढूंढ लेंगे। फॉर्मूले है ना हमारे पास, है ना, टूल्स हैं। तो हम लोगों को ये समझ के चलना है कि सर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए कि कभी भी 2 टर्म दिए गए हैं तो उनका डिफरेंस जो होगा वो उन्हीं दोनों टर्म्स के डिफरेंस का कॉमन डिफरेंस टाइम्स होगा। सर कितना डिफरेंस बोलोगे? बोल दिया बेटा, अब मैं दोबारा हिम्मत भी नहीं है मेरी बोलने की। चलो दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है कि सर अगर हमारे पास टर्म n जो है वो एक लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? लीनियर एक्सप्रेशन में लिखा गया है। तो हमें बताइए कि उसमें a की वैल्यू कितनी होगी? सर a प्लस बी होगी। ये तो मैं अभी अभी साबित कर दूं कैसे बेटा। n की वैल्यू 1 रख दो तो t1 कितना हो जाएगा? सर t1 हो जाएगा a मल्टीप्लाई 1 प्लस बी। तो सर T1 तो हमारा फर्स्ट टर्म a होता है, यानी a बराबर a प्लस बी। ठीक है सर, मजा आया, बहुत मजा आया। d कितना होता है दोस्त? d अगर निकालना होगा तो मैं पहले T2 निकाल लेता हूं। देखो T2 निकाल लूंगा तो आप मुझे कहोगे सर T2 हो जाएगा 2a प्लस बी। डायरेक्टली कैलकुलेट हो रहा है ना सर? हो रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा? T2 माइनस में T1। T2 माइनस में T1 कितना हो जाएगा सर? 2a प्लस बी में से a प्लस बी माइनस कर दो सर, b और b कट जाएगा,
2a में से a बचा तो हमारे पास कितना आया सर, a आया। कितना आया, a आया। अरे सर कमाल हो गया, a की वैल्यू a प्लस भी आ गई और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू a आ गई जो ऊपर लिखी हुई है। तो सर इसे बार बार तो नहीं करेंगे ना, बार बार नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसको याद कर लेंगे कि अगर मेरे पास कोई लीनियर एक्सप्रेशन में है तो फर्स्ट टर्म मेरा a प्लस बी होगा और कॉमन डिफरेंस a होगा। इसको लगाएंगे कैसे दोस्त, इसको आप ऐसे लगा लो। कैसे लगा लो कि सपोज करो किसी का जनरल टर्म आपको 4n+3 दिया गया है, तो आप इसका फर्स्ट टर्म क्या बोल दोगे, 7 बोल दोगे। क्यों, 4+3। और कॉमन डिफरेंस क्या बोल दोगे बेटा, कॉमन डिफरेंस बोल दोगे 4। यानी किसको, n के कॉफिशिएंट को। किसको दोस्त, n के कॉफिशिएंट को। आप लोग इसे फॉर्मूले से याद रखो, या मेरा तरीका ये रहता है कि n का जो कॉफिशिएंट है वो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है दोस्त, वो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। बहुत सीधी सी बात आप लोगों को ये याद रखनी है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ना। सभी को बात समझ में आ गई दोस्त, बढ़िया। चले ओके सर, और इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जीपी से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए चमक कर आता है बाहर बेटा। वो क्या कि इसका जनरल टर्म ये है, तो ये जैसे हम लोगों ने कहा दोस्त, जैसे हम लोगों ने एक बात कही, कैसे इसको ऐसे समझो कि हमने कहा कि सर अगर मैं 10वें टर्म में से 4th टर्म को माइनस करूं तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक रिजल्ट है। ठीक है, मैं लिख देता हूं बच्चा, रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो ठीक है, तो यहां जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलता है कि अगर 10वें टर्म का चौथे टर्म यानी 4th टर्म के साथ रेशियो निकालें तो कॉमन रेशियो की पावर 10-4 6 हो जाएगा। ये हमारा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का रिजल्ट हो जाएगा दोस्त। ये मेजर डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन जैसे यहां पर पूछ लिया गया था कि T4 अगर हमारे पास 15 है, T2 अगर हमारे पास कितना है 7 है, तो हमें बताइए कि कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है। तो सेम यहां पर भी अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिजल्ट हो गया। ओके, आगे चलें, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में आ जाते हैं दोस्त। ये सारे के सारे सवाल ना आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो थोड़ा सा हाथ घिसो, है ना, थोड़ा सा हाथ घिसो। मैं आपको बता देता हूं कि ये रिजल्ट्स आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। अगर याद है तो आप क्या कर पाएंगे, ये सवाल को पहचान कर जस्ट 5 सेकंड, जितना आपका सोचने की स्पीड, अगर आपको जितना टाइम लगे तो 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर मार्क कर सकते हो। और अगर नहीं तो 10वीं क्लास के सारे सवाल हैं, आप उसे अपने हाथों से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वहां पर स्पीड बढ़ाने का यही मात्र तरीका होगा कि आप प्रैक्टिस्ड हैं। क्या है, प्रैक्टिस्ड है अच्छे से। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको इन फॉर्मूलों को या रिजल्ट्स को डायरेक्टली याद रखने में दिक्कत होती है तो दोनों तरफे में बेटा आपका फायदा है, करो। ठीक है, जिनको ये सर हम याद कर लेंगे, मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि बेटा एक बार ईमानदारी से, एक बार खुद से सभी रिजल्ट्स को प्रूफ करो, अगर आपको एपीजीपी समझ में आता है। बाकी मैंने अभी तक बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। अगर आप दिमाग को, प्रेजेंस ऑफ माइंड को रखते हुए इन फॉर्मूलों में सही सही एप्लीकेशन करते हो तो यू कैन प्रूव ऑल द थिंग्स। ठीक है, यू कैन प्रूव ऑल द थिंग्स। तो सर इनमें रिजल्ट को हम लोग जैसे कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये काम कैसे करते हैं, तो वो आपके लिए जरूर हाजिर है मेरे दोस्त, वो जरूर हाजिर है। जैसे सबसे पहले रिजल्ट की बात करें, P इंटू टी पी बराबर Q इंटू टी क्यू बराबर, इट इंप्लाइज दैट, क्या बोल रहा है कि T P प्लस Q बराबर 0। सर समझ में ही नहीं आया है ना, बढ़िया। ठीक है, यहां पर हमने कहा, ये कह रहा है कि अगर किसी टर्म का मान लो T10 हो गया है ना, इसका T10 हम लोग क्या ले लेते हैं, 10 टाइम्स ले लेते हैं, और हम लोग कहते हैं कि सर 15 का 15 टाइम्स ले लेते हैं। ये समझ में आया आप लोगों को, आया सर, थोड़ा थोड़ा आया। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख लो कि 10 को हम लोग T10 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ये रिजल्ट क्या बोलना चाहता है दोस्त, ये रिजल्ट यही बोलना चाहता है कि P टाइम्स ऑफ टी पी इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ टी क्यू, है ना। तो हम लोग इसके रिजल्ट को भी साथ साथ लिख देते हैं सर, रिजल्ट को भी यहाँ पे लिख देते हैं कि P टाइम्स ऑफ टी पी, ठीक है, इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ टी क्यू। तो इसका रिजल्ट क्या होगा सर, इसका रिजल्ट क्या होगा दोस्त, ये बोल रहा है कि P प्लस Q जो होगा इसका रिजल्ट सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा कौन, P प्लस Qth टर्म का रिजल्ट हमारे पास 0 हो जाएगा। अच्छा, तो यहां से इसका मतलब ये होगा कि क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपसे सीधा पूछा जाएगा कि हमें 25th टर्म बता दो। 25th टर्म क्यों, क्योंकि ये अगर मेरा P है, ठीक है,
ये अगर मेरा Q है तो P प्लस क्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इसका रिजल्ट बेटा आप लोग डायरेक्टली 0 बोल सकते हो। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है सर, फर्स्ट वाले रिजल्ट को हम लोग बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर आपको क्लास 10th में मिल जाते हैं दोस्त। नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है कि अगर सर पीएथ टर्म जो है वो Q है और क्यूएथ टर्म हमारे पास P है, पीएथ टर्म Q है और क्यूएथ टर्म P है, तो इस सिचुएशन में हमें D बराबर -1 मिलेगा। A की वैल्यू हमारे पास ये मिलेगी। टी पी प्लस क्यू हमारे पास इसमें भी 0 होगा, इसमें भी 0 होगा। ठीक है, और यहां पर हमारे पास टी आर टर्म जो होगा वो P प्लस क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। ठीक, तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर हम लोग ये सवाल कैसे पूछा जाएगा, ये सवाल ऐसे पूछ लिया जाएगा कि अगर मेरा फिफ्थ टर्म जो है वो 10 है और 10th टर्म जो है वो 5 है। क्या बोल रहे हो सर, क्या है दोस्त, 10th टर्म जो है वो 5 है। ओके सर, तो d हमारा कितना हो जाएगा, d हमारा 1 हो जाएगा। डायरेक्टली पूछेगा d बराबर -1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, -1 हो जाएगा। सर a कितना हो जाएगा, a हमारा ये हो जाएगा। अब इस सवाल में वो ये पूछ सकता है कि मुझे बताइए t15 कितना है, तो आप कहोगे t15 सर 0 हो जाएगा, जो ये सवाल बन सकता है। आरथ टर्म मांगे तो सर डायरेक्ट रिजल्ट में हम लोग आरथ टर्म पूछ सकते हैं। सर 15 ना पूछकर उसने मेरे से कोई सा भी टर्म पूछ लिया, कोई सा भी टर्म मतलब मान लो सर t20th टर्म पूछ लिया, तो 20th टर्म में सर P और Q का सम कितना है, P और Q का सम 15 है। सर कितना है, 15 है, तो हम लोग कहेंगे सर 15 है। उसमें से R जो टर्म आपसे पूछी गई है वो माइनस कर दो दोस्त, कितना, 15 - 20, यानी मेरा आंसर -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मेरा आंसर -5 आ जाएगा। ये रिजल्ट हमको डायरेक्टली आंसर लेकर देता है। अगर आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा फास्ट, सर इसमें तो कर भी सकते हैं ना, थोड़ा करवा के दिखा दो जरा, है ना। कैसे बेटा, हमने कहा t5 अगर 10 के बराबर है और t10 हमारे 5 के बराबर है, तो इसका मतलब d बराबर हमारे पास -1 है। ठीक है सर, हमारा फर्स्ट टर्म कितना है दोस्त, फर्स्ट टर्म p प्लस क्यू हमारे पास कितना हो गया, 10 + 5 कितना दोस्त, 10 + 5 यानी 15 हो गया। ओके, और माइनस हमारे पास 1 हो गया यानी 14 हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमारे पास टी पी प्लस क्यू जाने दो, टी आर की वैल्यू यानी t20 की वैल्यू मुझे निकाल कर दीजिए। तो आप कहोगे सर ए में ना एक काम करो, 19 बार डी को जोड़ दो, ए में 19 बार डी को जोड़ दो, तो ए हमारे पास 14 है, डी सर -1 है तो -19। आंसर कितना आ गया दोस्त, आंसर -5 आ गया सर, आंसर -5 आ गया सर, है ना। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर आपको याद हो तो। इनको अप्लाई करना सीख लिए सर, ठीक है, अप्लाई करना हम लोगों ने सीख लिया, चलो बहुत बढ़िया। सेम यहां पर ये वाला रिजल्ट भी बेटा आप लोगों को डायरेक्टली यूज करना है कि अगर टी पी जो है, ठीक है, t5 जो है वो 1/10 के बराबर है और t10 जो है वो 1/5 के बराबर है ना। तो इस कंडीशन में वो कह रहा है a और d जो है वो सब 1/pq यानी 1/50 के बराबर हो जाएगा। TPQ यानी T50 कितना हो जाएगा दोस्त, T50 1 हो जाएगा। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हमारे पास होंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे आंसर बदलते जाएंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ये कहता है कि अगर PQR, ठीक है, PQR अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो TP TQ TR जो होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। कई बार हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, कई बार सर कैसे, जरा ध्यान से देखना। मैं इसको दूसरे तरीके से बच्चों को समझाता हूं तो आप लोग भाई बच्चे ही हो मेरे लिए तो, है ना, हो गए नहीं, बताओ जल्दी से, चलो ठीक है। तो हमने क्या कहा कि सर जीपी के अंदर ये प्रॉपर्टी लगानी है, क्या प्रॉपर्टी लगानी है दोस्त, हमने ये कहा कि सर कोई भी पी क्यू आर टर्म अगर एपी में है तो वो सर जीपी में होंगे। ठीक है, कैसे, हमने एक जीपी बनाई सिंपल सी सर, सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी, 3 2 3 नहीं सर, 3 के बाद 6 6 के बाद 12 12 के बाद बेटा 24 एंड सो ऑन करके हमने लगाई। ठीक है सर, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो ना प्लीज, काम आएगा। 48 48 के बाद 96 देन 192 देन हमारे पास कितना आ जाएगा 380 और 4 384। अच्छा, और ये कितना हो गया 60 16 76, तो ये कितना हो गया 7 7 नहीं 7 6 8। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि दोस्त अगर आप इसमें कुछ रेगुलर इंटरवल, ये शब्द पर ध्यान देना बेटा, रेगुलर इंटरवल, ठीक,
रेगुलर इंटरवल ये कह रहा है कि सर अगर मैंने पहले ही टर्म से शुरू किया होता, ठीक है, फिर मैं 2 छोड़कर 24 पकड़ता, फिर 2 छोड़कर अगर मैं 20 ये पकड़ता और 2 छोड़कर अगला टर्म लेता, तो ये क्या हो गया बेटा, ये ऐसे टर्म्स हो गए जिसका पहला टर्म ये, ठीक है, ये हमारा कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, ये हमारा कौन सा टर्म सर, ये हमारा सेवेंथ टर्म। आपको ध्यान क्या देना है मेरे दोस्त, आपको ध्यान देना है कि ये जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 है 1, ये जो 4 है, ठीक है, और ये जो 7 है, ये क्या है सर, ये हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। यानी सर 1 4 7 अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो वाले टर्म्स T1 T4 और T7 ये क्या होंगे सर, ये एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही बना रहे होंगे। कैसे साबित करें बेटा, देखो ना जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, 3 के बाद 24 के बाद बेटा 192, क्या ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं, है सर, देखो ना है। 3 8 जा 24, फिर 24 8 जा करूंगा तो बेटा यही आने वाला है, करके देख लो। तो सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। तो यही चीज तो वो कह रहा है कि सर अगर मेरे P Q R किस में हो सर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो इसका मतलब सर TP TQ TR जो होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं सर, किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में वो होंगे, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगे। तो ये रिजल्ट रेगुलर इंटरवल यानी किसी भी 3 या फिर ज्यादा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिए हुए नंबर्स, है ना। किसी बच्चे के मन में अभी भी अगर कोई शक आ रहा है तो बेटा मैं ऐसे बता देता हूं कि सर 6 के बाद अगर हम लोग 6 से शुरू करते, उसके बाद बेटा मैं 48 लेता, या 48 के बाद छोड़ो बेटा 24 लेता, 24 के बाद 96 लेता, तो क्या ये 3 नंबर यही सेम चीज फॉलो करते? तो सर 6 24 और 96 एक एक रेगुलर इंटरवल में जब हम लोगों ने टर्म्स लिए तो सर 6 4 जा 24, 24 4 जा 196 हो जाएगा। ये रिजल्ट आप लोगों के दिमाग में घुस जाना चाहिए। घुस गया सर, घुस गया, मान जाओ, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्त ABC अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो उनका लॉगरिथमिक वैल्यू जो होगा वो सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। देखो प्रूव करने का टेम नहीं है, दिमाग में रख लो। इसे मैं याद कैसे रखता हूं, मैं अपना तरीका बता देता हूं कि सर अगर मैं किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का किसी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का लॉगरिथम ले लेता हूं तो वो सर मेरे पास क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपके काम की है, ऐसे याद रख लो कि सर अगर मैंने किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का लॉगरिथम लिया तो वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को समझ में आ गई दोस्त, आगे चलें। सर यहाँ पर कुछ और फॉर्मूले हमारे पास आते हैं सम ऑफ एन टर्म्स के, ठीक है। इन फॉर्मूलों को लगाना सीख लो, याद करना तो है ही, याद तो करना ही है लेकिन लगाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले सब एक जगह पे लिखे हुए हैं, तो एक एक करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला फॉर्मूला SN बराबर हमारे पास n/2 ये लगा हुआ है। तो इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए मैं किसी क्वेश्चन के लिए a बराबर बेटा मैं 1 ले लेता हूं और d बराबर मैं कितना ले लेता हूं दोस्त, -4 ले लेता हूं, है ना। ठीक है सर, -4 ले लेते हैं। तो अगर मुझसे वो मांग रहा है S10, कितना मांग रहा है दोस्त, S10 मांग रहा है, तो आप कहोगे सर 10/2 हो जाएगा, ठीक है सर, मल्टीप्लाई 2a कितना है सर, 2 × 1 हो जाएगा, ओके सर। तो डायरेक्टली 2 लिखना है, ठीक है, इतना दिमाग चलाना है बच्चा, डायरेक्टली 2 लिखना है। सर n-1 यानी 10-1 यानी सर 9 बार ही क्या जोड़ना है, d जोड़ना है, यानी -4 आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सो इस सिचुएशन में हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, 5 बराबर 2 + 9 4 जा -36, तो -34 आ जाएगा। 150 और 20 बेटा -170 होना चाहिए, तो ये मेरा S10 का वैल्यू आ जाएगा। सर कैलकुलेट करना आ गया, आ गया सर, आ गया, है ना, आ गया। अब इसी के साथ बेटा एक ये थोड़ा ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें ये बोलता है कि सपोज करो सर अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है वो कितना है, 1 है, और मेरा कॉमन डिफरेंस जो है कितना दे दिया जाए, कॉमन डिफरेंस ना देकर दोस्त वो मुझे दे दिया जाए कि हमारा लास्ट टर्म जो है वो 63 है, कितना है, 63 है। कोई लिमिटेड एपी, लिमिटेड एपी मतलब जहां पर आप जोड़ जोड़ के थक गए हो और जोड़ते हुए वहां पे आपने एपी को रोक दिया है और उसे नहीं जोड़ा है। एक बहुत ही सिंपल सा लाइफ में एक्सप्लेनेशन होता है सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर बार आपका पैसा जो है वो जुड़ता रहता है। क्या होता है, जुड़ता रहता है, यानी आपने 1000 रुपए लिए तो अगले साल भी आपको 100 रुपए ही इंटरेस्ट करना होगा। अगर 10% पे इंटरेस्ट लगता है तो 1000 का 10% 100 हो जाएगा, तो 100 रुपए आपको
एज इंटरेस्ट देना होगा। फिर अगले साल भी आपने अगर पैसे नहीं लौटाए तो 100 रुपए आपको एज इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो अमाउंट होगा वो सिर्फ 100 रुपए से बढ़ता जाएगा। फर्स्ट ईयर 1100, सेकेंड ईयर 1200, थर्ड ईयर 1300। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ और होता है बेटा, उसमें आपका इंटरेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो 1000 प्लस 100 1100 पे अब इंटरेस्ट लगेगा आपका 10%। तो उसमें कॉमन रेशियो का इफेक्ट भी आ जाता है कि मालिक मैं भी यहां पर हूं, है ना। तो चलो उतना डीप नहीं जाना है सर, हमें फॉर्मूले में जाना है, तो यहाँ एपी और जीपी के फॉर्मूले लगाना सीखो। तो एल बराबर 63 दे दिया, तो अब इस फॉर्मूले में एक कमी है कि हमें फर्स्ट टर्म और एल पता है, फर्स्ट टर्म और एल पता है, हमें एन की वैल्यू नहीं पता कि स्पेसिफिकली एन की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि एन अगर मैंने यहां रखा तो सर यहां पर भी एन होना चाहिए, और अगर ये एन इसका है तो ये ए और एल को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां थोड़ा सा परेशानी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम लोग ये कहेंगे सर हमें एन की वैल्यू पता करनी है पहले। एन की वैल्यू पता कैसे करेंगे सर, ये लास्ट टर्म है ना, तो यही मेरा nth टर्म मान लो, इसे क्या मान लो दोस्त, nth टर्म मान लो। सर nth टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर, 62 आ जाएगा दोस्त, कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। अब मैंने इसका कॉमन डिफरेंस कितना लिया हुआ है, सपोज करो 2 लिया हुआ है, कितना दोस्त, 2 लिया हुआ है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, nth टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो n माइनस 1 डी के बराबर हो जाएगा। डी हमारा कितना है, 2 है, तो हमारे पास n माइनस 1 आ जाएगा 31। n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32, कितना आ जाएगा दोस्त, 32 आ जाएगा। सो अब अगर मुझे n की वैल्यू मिल जाती है तो हमें s कितना निकालना है दोस्त, 32 निकालना है। तो ये हो जाएगा 32 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a प्लस एल। a कितना है दोस्त, a हमारे पास है 1 और L कितना है हमारे पास 63। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं दिस इज 32 एंड 32, तो हमारे पास 32 का स्क्वायर हो जाएगा, 32 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास कितना, 1024 हो जाएगा, ओके, है ना। तो ये फॉर्मूले इस तरीके से लगने हैं, याद आपको रखने हैं और लगाना सीखना है इन्हीं के साथ साथ। देन हम लोग किस में चल सकते हैं दोस्त, हम चल सकते हैं जीपी के फॉर्मूले समझने के लिए। अब जीपी के फॉर्मूले को बहुत आराम से देखना, ऐसा कोई डिफरेंस इन दोनों में आप लोगों को नहीं दिखेगा अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स समझते हो, है ना। कैसे कि सर अगर मैंने इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो ये माइनस क्या बन जाएगा, 1 माइनस आर की पावर n बन जाएगा। यानी इसमें से अगर मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो क्या ये स्ट्रक्चर माइनस में 1 माइनस आर बन जाएगा, आप कहोगे हाँ सर बन जाएगा। तो अगर ये माइनस और माइनस आपने दोनों कैंसिल कर दिए तो अब हमारे पास नया स्ट्रक्चर 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर होता है। हाँ सर ये बात समझ में आती है। तो बस यही मेजर डिफरेंस है इन फॉर्मूलों के अंदर, वो ये कि बस ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आर की वैल्यू 1 के बराबर होगी, तब एस एन बराबर जो होता है वो डायरेक्टली एन ए होता है। इसे थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्त कि सर अगर हमारे पास कोई ऐसा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, कोई ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो कि क्या कर रहा है सर, जिसका आर हमारा कॉमन रेशियो 1 है, यानी हम लोगों ने 3 ले लिया, तो 3 के बाद सर फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो सर हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कितना है सर, कॉमन रेशियो 1 है, आर की वैल्यू 1 है, हर बार इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऑलवेज इसमें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा S10 कितना होगा दोस्त, S10 अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कहूंगा सर 3 को 10 बार जोड़ दो ना, 3 को 10 बार जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा सर, 3 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा। तो इसी को हम लोगों ने Na बोला और डायरेक्टली आंसर 30 आ जाएगा। सो ये हमारे पास डन हो जाता है। बचा हुआ ये फॉर्मूला बेटा ये हमारे बहुत काम का है, यहां से सवाल आते हैं और बहुत फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं, तो सर इसके ऊपर काम करते हैं, चलें काम करें, इसके ऊपर करें, ठीक है। बिल्कुल, कितनी देर हो गई भाई, 50 मिनट हो गए, और सर अभी तक हम लोग HM इनमें नहीं पहुंचे हैं ना, पहुंचे नहीं, पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां से तो फिर गाड़ी बहुत तेज हो जाएगी बेटा, बहुत तेज हो जाएगी, उसके बाद तो सिर्फ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मुद्दा तो सर पूरा समझ में आ रहा है ना कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो चलो अब देखो बेटा, हम लोग ये कहते हैं कि सर कोई ऐसा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाइए, ऐसा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जो क्या हो, काम करे,
ऐसा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाओ जो काम करे। कैसा काम करे? हमने कहा बेटा, एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर क्या हम ये वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से काम चला सकते हैं क्या? ठीक है, मैं कहता हूं नहीं बेटा, आप इस वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से काम चला सकते हो। सर फर्क क्या है इन दोनों में? सर इन दोनों में फर्क ऐसा है कि दोनों का फर्स्ट टर्म तो 2 है सर, दोनों का कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉमन रेशियो है वो हमारे पास कितना है? ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, मैं इसको क्या कर देता हूं और लिख देता हूं 2,1 कर देते हैं, है ना। अब हमारा कॉमन रेशियो सर 1/2 है। इस वाली कंडीशन में कॉमन रेशियो कितना है सर? ये 2 है। तो हम अगर इसमें इंफिनिटी तक जाना चाहते हैं, मेरी बात को आराम से समझना कि सर अगर मैं इसे इन्फिनाइट टर्म्स तक जाना चाहता हूं और मैं इन्फिनाइट टर्म्स तक का सम निकालना चाहता हूं, तो एक टाइम आएगा यहां पर 2 की पावर बेटा कुछ ऐसा नंबर हो रहा होगा, जितना बेटा सोच लो मैं क्या ही लिख रहा हूं, है ना। कुछ ऐसा नंबर होगा जहां तक बेटा आप लोग सोच सकते हो दिस इज ऑल्सो इन्फिनाइट टाइम, सो दिस इज वेरी 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 ह्यूज नंबर, है ना, है। तो सर यहां पर अगर हम लोग जीपी निकाल रहे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर मुझे इस टोटल का सम मुझे निकालना है तो इन्फिनिटी हो जाएगा इस कंडीशन में कि सर अगर मेरा मॉड्यूलस आर जो है वो 1 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू ले लो बेटा, आर की वैल्यू -2 ले लो तो उसका मॉड्यूलस भी 2 होता है, वो अगर 1 से बड़ा है। इसीलिए हम लोग ले रहे हैं कि आर अगर मेरा मॉड्यूलस 1 से बड़ा है तो एस इन्फिनिटी जो है वो या तो इन्फिनिटी रिजल्ट करेगा या तो वो एस इन्फिनिटी जो है वो -इन्फिनिटी रिजल्ट करेगा। ठीक है, इन द केस ऑब्वियसली आर अगर नेगेटिव में है और पॉजिटिव में है, उस कंडीशन में कि वो इन्फिनिटी की तरफ नंबर्स को ले जाएगा या -इन्फिनिटी की तरफ नंबर्स को ले जाएगा, वो कॉमन रेशियो। तो ये हो जाता है। इस कंडीशन में आओ तो बेटा यहां पर क्या होगा? यहां पर आपके पास 1 में क्या नंबर होगा सर? 1 में 2 का यही नंबर होना चाहिए, ऐसा ही कोई नंबर। सो नाउ दिस नंबर इज वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि आप 1 को डिवाइड कर रहे हो सच अ ह्यूज नंबर से। सच अ ह्यूज नंबर से बेटा कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आएगा, तो आप देखो 1/2 जो होता है वो सर 0.5 होता है, 1/4 जो होता है वो सर 0.25 होता है। बेटा कंपेयर नहीं होता है तो ये 0.50 है, ये 0.25 है, दो डेसिमल में कंपेयर करोगे तो 50 बड़ा नंबर है। तो जैसे ही आप बड़ा नंबर डिवाइड कर रहे हो, सिमिलरली 1/8 करोगे तो 0.12 के बराबर आ जाएगा, उसके पीछे 5 और आएगा, तो फिर आप कंपेयर करोगे 3 डिजिट्स के बेस पे तो ये 500 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। तो सर जैसे जैसे मैं नीचे का नंबर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है, यानी मैं जितना बड़ा नंबर से डिवाइड करूंगा उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। सो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल है तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, है ना, खत्म हो जाएगा सर, इतना खत्म हो जाएगा कि जिसे जोड़ने का कोई फायदा नहीं। और हम नहीं जोड़ेंगे तो सर हम बोलेंगे कि सर ये इसका पॉसिबल है क्या निकालना बेटा? पॉसिबल है। हम एक टाइम थक जाएंगे और बोलेंगे हाय भगवान हम लोग और नहीं जोड़ सकते हैं, हम थक गए हैं सर, इतना ही अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, बाकी तुम्हारी हिम्मत बोलते बेटा और कितना ट्राई करना चाहते हो, है ना। तो हमने कहा कि सर हम लोग ना इसे अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, और उस अप्रोक्सीमेशन के केस में क्या होता है बेटा? एस इन्फिनिटी जो होता है वो a/(1 - r) के बराबर आ जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा लिमिट जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी करती है तो उस कंडीशन में, क्यों? क्योंकि सर मॉड्यूलस r जो है ना, यहां लिख लो बेटा, मॉड्यूलस r जो है ना वो लेस देन 1 है, यानी 1 से छोटी वैल्यू और -1 से बड़ी वैल्यू। सर इस बीच में अगर r है तो हमारे r की पावर n जो होगी वो टेंडिंग टू 0 करेगी। क्या करेगी बेटा? n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो होगा r टेंडिंग टू 0 करेगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाता है? एस इन्फिनिटी बराबर a/(1 - r)। एप्लीकेशन क्या है सर? मुझे इसका आंसर निकाल के दो। इसका एस इन्फिनिटी कितना होगा? इसका एस इन्फिनिटी हो जाएगा बेटा a/(1 - r) यानी 1 - 1/2। हाँ बेटा 1 - 1/2, तो ये 2 के अपॉन में सर 1/2 आ जाएगा। करना आता है ना बेटा एलसीएम वगैरह? 2 ऊपर ले गए तो 2 2 जा 4 आ जाएगा। सर एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? इसका टोटल सम, अप्रोक्सीमेटेड सम कितना हो जाएगा दोस्त इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का? 4 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। एस इन्फिनिटी यानी कि हमें सर जब मॉड्यूलस आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तभी एस इन्फिनिटी निकालने के लिए पूछता है। अदर केस में हमें नहीं निकालनी होती, क्योंकि हमें पता है कि सर या तो वो इन्फिनिटी होगा या तो वो -इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सर? आ गई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक सर ये रिजल्ट्स हो गए। अब बेटा ये फिर से ये रिजल्ट्स जो लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सर क्या हैं? क्लास 11th के सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार घिसो।
अपने कॉपी और पेन को अच्छे से घिसो और इनको प्रूफ करो और इनको अप्लाई करना है। यहां पर हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो सम के, ठीक है। क्या हम लोगों ने जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया? जीपी के सम का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक नहीं लगाया है ना? लगा तो दिया था सर, लगा दिया था। आगे चलो, चलो आगे चलो। मैं भूल गया, भूल गए? हाँ भाई भूल गया, ठीक है चलो, आपका फायदा हो जाता वरना रिपीट लग जाता। ओए होए होए होए, बच गए है ना ठीक है चलो। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट बेटा, ये हमारे काफी काम आ सकता है। SN-SN-1 बराबर TN। तो ये कब काम आता है बेटा? जब हमें ना ये वाली चीज दी जाती है। कौन सी सर? ये वाली चीज दी जाती है, तब ये काम आता है। तो ये दी जाती है तो सर ये तो हमें पहले से मालूम है कि A और 2A D जो है ऐसे निकल सकता है, तो उससे हम टर्म निकाल सकते हैं। हाँ बेटा, जब फायदा हो रहा है तो दोनों तरीके से कर लेना ना, वैसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इनको दोनों को अप्लाई करके बताऊंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये कुछ रिजल्ट्स हैं बेटा, ये रिजल्ट्स आप लोगों को मिल जाएगा वही P और Q की वजह से, जैसी वैल्यू रखोगे वैसे वैसे आ जाएगा। और यहाँ पर भी सर वो ये हम लोगों को वही S और P के बारे में, P और Q के बारे में बता रखा है सारा का सारा, ठीक है। तो P और Q जैसे जैसे रखते जाओगे डायरेक्ट रिजल्ट्स आते रहेंगे। सो दीज आर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। अब मैं आपको जो करवाने वाला हूं वो ये दोनों पर आपको मास्टरी करवाना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनिएगा इसके ऊपर आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि सर अगर SN जो है वो हमारा कुछ AN² प्लस BN के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया गया हो, जिसे अगर मैं कह सकता हूं तो ये से मैं कह सकता हूं एक क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बेटा ये एक जेन्युइन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म गायब होता है, कांस्टेंट टर्म नहीं होता है, सिर्फ n का स्क्वायर होता है, यानी 2 डिग्री टर्म होती है और 1 डिग्री टर्म होती है, इसमें 0 डिग्री टर्म नहीं होती है। लेकिन ये होता क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर ये ऐसे लिखा गया हो तो हम लोग यहाँ से कुछ बातें जान सकते हैं, जैसे कि सर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं साइड में, कि मान लीजिए SN बराबर हमें दे दिया गया n² प्लस 2n, ऐसे करके दे दिया है ना, ऐसे मिलता है ना क्वेश्चन, अब याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये कहना चाहता है कि सर अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा तो T1 बराबर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? A प्लस B हो जाएगा। अच्छा, और अगर मैं D निकालना चाहता हूं तो पहले T2 निकाल लो दोस्त। T2 कैसे निकालोगे सर? T2 तब निकलेगा जब मैं S2 निकाल लूंगा। सर S2 कैसे निकलता है? S2 निकलता है T1 और T2 को जोड़कर, और S2 इस फॉर्मूले से निकलेगा बेटा 4A प्लस 2B से। ओके सर, इतनी मेहनत। तो T2 की वैल्यू क्या होगी दोस्त? T2 की वैल्यू T1 माइनस करने से हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 3A और प्लस B बचेगा। सर कॉमन डिफरेंस कैसे बचेगा? कॉमन डिफरेंस बचेगा जब मैं T2 में से T1 माइनस करूंगा तो सर केवल 2A बचेगा। कितना बचेगा सर? 2A बचेगा। सर कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2A आ गया, हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो सर A प्लस B आ गया। ये दोनों रिजल्ट हम लोग बार बार चाहे तो प्रूव कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। कैसे सर? ऐसे कि अगर मेरे को SN बराबर n² प्लस 2n दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा दोस्त, अब कमाल की चीज, n² प्लस 2n दिया हुआ है, तो फर्स्ट टर्म अगर मुझे निकालना है तो आप इन दोनों में बेटा 1 रख दो, इससे ज्यादा कुछ आसान नहीं है। तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3। या फिर आप इसे कह सकते हो कि n² का कॉफिशिएंट 1 है, इस n का कॉफिशिएंट 2 है, तो 1 प्लस 2 3 हो गया। दूसरा, डी अगर मुझे निकालना है तो दोस्त मुझे क्या कहना है? मुझे ये कहना है कि सर n² का जो कॉफिशिएंट है, n² का जो कॉफिशिएंट है उसका 2 गुना सर, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमने कहा कि सर अगर यहां पर मैं 2A की बात करूं तो ये कंपेयर हो गया D से, और T1 की बात करूं तो ये कंपेयर हो गया हमारा A से। डायरेक्टली ये रिजल्ट आएंगे बेटा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे आराम से ये प्रोसेस लगाए बिना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। अब यहां से एक और काम की चीज आती है कि मुझे वो कहता है कि सर SN, सपोज अब मैं एक एग्जांपल ऐसे लेता हूं कि सर SN हमारे पास n² प्लस 2n है ना, और वो आपसे कहता है कि सर मुझे T10 बता दो कितना होगा। तो इसके ढूंढने के 2 तरीके कौन से? सर एक तरीका ये कि हमें इसका A और D पता लग गया, हाँ सर पता लग गया, तो T10 निकल जाएगा सर, T10 निकल जाएगा सर A प्लस 9D से। कैसे निकलेगा? A प्लस 9D से। A कितना है सर? A 3 है, D कितना है सर? 3 2 जा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर? नहीं सर 3 नहीं, 9 इंटू 2 हो जाएगा, तो 18 और 3 सर 21 हो गया। T10 हो गया 21 सर, T10 21 हो गया, तो यहां से 21 हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। हाँ बेटा, ये दूसरा फॉर्मूला है जिसको आप लोग थोड़ा सा फोकस करो, है ना। ये कह रहा है कि सर अगर मुझे T10 निकालना है तो एक काम करिए, S10 में से S9 को माइनस कर दीजिए।
सर S10 कितना होगा, S10 यहाँ पर 10 रख दोगे दोस्त, यहाँ 10 रख दोगे तो कितना हो जाएगा सर, 100 प्लस 20 हो जाएगा। S9 कितना हो जाएगा सर, 81 प्लस 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 120, है ना, कितना आ जाएगा दोस्त, 120 माइनस यहाँ पे 99 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 21। तो आप डायरेक्टली भी इसे निकाल सकते हो, ये आपके पास एक टूल हुआ। तो ये दोनों आपसे क्या कहना चाहते हैं दोस्त, ये रिजल्ट आपसे ये कहना चाहता है कि सर अगर Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 2n हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास Tn जो होगा वो Sn माइनस Sn माइनस 1, आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। दिस इज द रिजल्ट। ओके दोस्त, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है सर। आप प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी की बात करेंगे, जल्दी से देखते हैं प्रॉपर्टीज एंड एपीजीपी। ये क्या कह रहा है कि सर किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप कुछ ऐड करते हो, कुछ मतलब सर, कुछ मतलब एक नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो सर वो एक रिजल्ट एपी करेगा। रिजल्ट एपी करेगा मतलब ये कि सर अगर a, b, c जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो a प्लस माइनस के, a b प्लस माइनस के, ठीक है, इनको हम लोग इन जनरल लिख देते हैं सो दैट आपको पढ़ने में आसानी हो, और c प्लस माइनस के जो होगा वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, अगर ये है तो इफ, और दूसरी चीज a मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई m, ठीक है, a मल्टीप्लाई के, b मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई m एंड c मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई m, ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है सर, प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि सर किसी एक एपी को, ठीक है, किसी दूसरे एपी से, अनदर एपी से, किसी एक एपी को दूसरे एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगा वो एपी होगा। क्या होगा सर, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी होगा। यानी ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है दोस्त, ये कहना चाहता है कि अगर, कलर चेंज करते हैं, ये कहना चाहता है अगर a, b, c जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, p, q, r जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस माइनस p, b प्लस माइनस q और c प्लस माइनस r जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होगा। ये मेरा सेकंड रिजल्ट हमें इनडायरेक्टली बोल रहा है ना, लैंग्वेज में बोल रहा है। सो इसको समझते हुए चलेंगे और जब भी हमें कोई प्रॉपर्टी बेस पे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे लगाना है। चलो नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है सर, नेक्स्ट जीपी के अंदर हमसे बोल रहा है कि सर जीपी में ईच टर्म को अगर आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बेटा देखना यहां से सब्ट्रैक्शन और एडिशन गायब हो गया, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन वाला खेल होता ही नहीं है ना जीपी के अंदर। तो हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन को ना ध्यान में देते हुए हम लोग कहेंगे कि सर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अलाउड है, किससे, एक नॉन जीरो कांस्टेंट से, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑफ टर्म्स इन आल्सो एन जीपी। इस बात का जनरल फॉर्म लिख दें, इस बात का जनरल फॉर्म लिख देते हैं दोस्त यहां पर कि अगर a, b, c जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, a, b, c अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो k मल्टीप्लाई a अपॉन में m, k मल्टीप्लाई b अपॉन में m, k मल्टीप्लाई c अपॉन में m जो होगा वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। यानी आप मल्टीप्लाई करो किसी कांस्टेंट से या किसी कांस्टेंट से आप डिवाइड करो तो वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही रहेगा, है ना। चलो सर इन जनरल लिख दिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या कह रही है कि सर अगर ए बी सी जीपी में है तो ए एन बी एन सी एन, ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, ये भी जीपी में होगा। तो ये तो बेटा बिल्कुल जनरल है, जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सर ए बी सी अगर जीपी में है तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी भी जो होगा वो जीपी में होगा। सीधा सीधा इसी का रिजल्ट है बेटा, अगर आप लोग ध्यान दो तो एन बराबर -1 रखने पर यही रिजल्ट निकल कर आता है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इन each term of one GP is multiplied or divided by another term of corresponding term of another GP। ये कह रहा है कि अगर each term of one GP, ठीक है, किसी एक GP के, ठीक है, दूसरे GP another GP के corresponding term को, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाए तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा सर, GP होगा। इसको इन जनरल कैसे लिखेंगे दोस्त, इसको इन जनरल हम लोग लिखेंगे कि अगर a, b, c जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है
और x कॉमा वाई कॉमा जेड जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब a और x का प्रोडक्ट, b और y का प्रोडक्ट और c z का प्रोडक्ट, या फिर a और x का रेशियो, b और y का रेशियो और c और z का रेशियो, दोनों ही सर इन रिजल्ट हम लोगों को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ही मिलेंगे। यानी करस्पॉन्डिंग टर्म्स का अगर आप लोग मल्टीप्लिकेशन या फिर रेशियो देखते हो तो वो भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। चलिए सर, इन जनरल ये सब याद हो गए। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बार अच्छे से समझ में आने के बाद हम लोग बहुत बढ़िया से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो देखना, अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन फॉर्मूले याद कर लो मेरे दोस्त। कैसे काम करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। एक एग्जांपल से हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। जैसे जैसे सर अगर मैं यहाँ पर 3 लेता हूं और यहाँ पर बच्चे में 7 लेता हूं, तो मुझे बीच में एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको इन रिजल्ट क्या बना दे, इन रिजल्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दे। क्या बना दे दोस्त? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दे, इन रिजल्ट ऐसा। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इस नंबर को हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं। वहीं पर बच्चा अगर मैं 4 और 36 के बीच में एक ऐसा नंबर ढूंढना चाहता हूं जो इसको इन रिजल्ट क्या बना दे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बना दे, तो इसे जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। ओके सर। ऐसे ही बेटा मैं अगर 1/4 और 1/8 के बीच में एक ऐसा नंबर चाहता हूं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग हार्मोनिक मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? हार्मोनिक मीन बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। सर अरिथमेटिक मीन में हमें क्या करना होता है? हमें एंड में दिए हुए दोनों नंबर्स यानी a प्लस बी, इन दोनों का सम करके a प्लस बी बाई 2 करके निकालना होता है। यानी 3 + 7 से 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 5। देखो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। यहां पे हम लोग क्या करते हैं सर? अंडर द रूट ए बी करते हैं। तो अंडर द रूट ए बी में अंडर द रूट बेटा 4 × 36 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? 6 × 2 = 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12। देखो बेटा 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। यहां हम लोग क्या करेंगे? यहां हम लोग बेटा ट्वाइस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी करेंगे। सर ये इतना टेढ़ा क्यों? बेटा काम भी तो इसके उल्टे है ना, रेसिप्रोकल वाले, तो इसलिए इसका थोड़ा झमेला वाला है ना। तो यहाँ पर 2ab अपॉन में a प्लस बी करेंगे तो सर 2ab कितना हो जाएगा? 2ab हो जाएगा 2 अपॉन में 8 4 जा 32 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो बेटा ये 3/8 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट जोड़ पा रहा हूँ, आप लोग कर लेना। तो ये 8 4 जा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, और ये 2 2 जा हो जाएगा। तो सर ये नीचे कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। देखो दोस्त यहाँ पर 1/6 आ जाएगा। सो दिस विल बी द हार्मोनिक मीन। यानी दो नंबर्स के बीच में सर कितने तरीके के मीन निकल सकते हैं? अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन निकल सकते हैं। इन जनरल हम लोग अरिथमेटिक मीन को ही स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को हम लोग इन जनरल स्टैटिस्टिक्स में नहीं पढ़ते हैं। आई होप ये बात सभी को समझ में आ गई है, ठीक है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर अगली चीज क्या बोल रहा है कि सर AGH जो है वो AP फॉर्म करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है। और ये वाला जो पार्ट है मेरे दोस्त, ये पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके ऊपर सवाल आते हैं और ये सवाल पहचान में आते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि ये सवाल पहचान में आते हैं। ये एक रिजल्ट है बेटा, ये एक रिजल्ट है कि सर अगर इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर हमें दिया जाए और इसके इक्वल टू हमें अरिथमेटिक मीन दे दे इन दोनों नंबर्स का, a और b का, या ज्योमेट्रिक मीन दे दे या फिर हार्मोनिक मीन दे दे, तो हमारे पास n को सॉल्व करने का समय नहीं, n को सॉल्व करने के लिए आंसर है n = 0, n = -1/2 एंड n = -1। ये आप लोग डायरेक्ट रिजल्ट बेटा लिख लीजिए, है ना, इसको डायरेक्टली यहां पर लिख लीजिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे इस क्वेश्चन को मैं अभी आपके सामने अगर एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो लेट अस से मैं जियोमेट्रिक मीन वाला लेता हूं। तो हमसे ये कह रहा है कि सर a यानी कि हमारा 4 की पावर बेटा n+1 प्लस 4 के बाद बेटा 36 की पावर बेटा n+1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर n+3 की 36 की पावर n अगर मुझे दे देता है कितना? 12 के बराबर दे देता है। तो इसे सॉल्व करने में अपना काफी सारा टाइम जाएगा, लेकिन इस रिजल्ट से हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि सर n की वैल्यू -1/2 आएगी, क्योंकि अगर जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है, यहां पर जियोमेट्रिक मीन दिया हुआ है, तो इस रिजल्ट का डायरेक्ट आंसर n = -1/2 ही आएगा। ये स्टैटिक है, ये चीजें स्टैटिक है, ये बदलेंगी नहीं। कि अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो ये आएगा, अरिथमेटिक मीन दिया होता इन दो नंबर्स का, यानी 3 की पावर n+1 7 की पावर n+1 अपॉन में 3 की पावर n+7 की पावर n, अगर इक्वल टू 5 दे देता तब मैं n की वैल्यू क्या बोलता बेटा? 0 बोलता। क्या बोलता? 0 बोलता, ठीक है। चलो सर ये भी समझ में आ गया।
अब हम लोग यहां पर खत्म करते हैं दोस्त अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो आ रही है सीरीज सम। ये फॉर्मूले आप लोगों को याद कर लेने हैं, विदाउट याद आपका कोई फायदा नहीं है। इसमें गड़बड़ बच्चा कहाँ करता है, गड़बड़ वाली जगह मैं बता देता हूं, ताकि कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं वो ना करें, करेंगे फिर वो दूसरी जगह करेंगे। कहीं तो करोगे बेटा, वो तो थोड़ा अंदर से आता है ना। नहीं करेंगे सर, चलो साबित करेंगे, है ना, इस बार तो साबित करेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर हमें कह रहा है कि सर अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा सीक्वेंस दे देता है जहां पर ये हमें 1+3+ क्या दे देता है बेटा, 1+3+5 प्लस डॉट 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 63 तक दे देता है, तो हमसे आंसर पूछता है, आंसर क्या होता है। तो बच्चा क्या करता है बेटा, बच्चा ना वहां पे 63 का स्क्वायर लिख देता है, और बहुत साहब 63 का स्क्वायर लिख देता है और हो जाती है गई भैंस पानी में। तो यहाँ पर हमें 63 का स्क्वायर नहीं लिखना है बेटा, हमें ये पहचानना है कि सर ये 63 जगह किसका लिखा है, ये सर 2n-1 की जगह लिखा है। इसका मतलब 2n-1 बराबर 63 है, तो n बराबर 64 डिवाइडेड बाई 2 यानी 32 हो जाएगा। सो अब मेरा आंसर बेटा 32 का स्क्वायर हो जाएगा। बस यही काम यहाँ भी कर लेना, ठीक है, यही काम यहाँ भी कर लेना। ये फॉर्मूला ऐसे काम करता है। फॉर्मूलों की लिस्ट हो गई खत्म। अब बेटा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन आ चुके हैं और इसमें आपको करना क्या है, मैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, ठीक है। दो एग्जाम्पल के माध्यम से इसको एज अ ट्रिक समझ लो कि आज की क्लास में सर ट्रिक यही है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है। सपोज करो आपको 1 × 2 प्लस 1 अपॉन में 2 × 3 प्लस 1 अपॉन में 3 × 4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन में कितना दे दिया सर, ज्यादा बड़ा नहीं लेते हैं ना, 24 × 25, ठीक है सर, ये ले लेते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्त, इसमें हमें पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट बनाना है, जिसमें आपको पहला फ्रैक्शन लेना है 1 अपॉन में 1, ये ट्रिक है बेटा, क्या है 1 अपॉन में 1, और यहां पर आपको आखिरी फ्रैक्शन लेना है मेरे दोस्त 1 अपॉन में 25, ठीक है। आपको इन दोनों का डिफरेंस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 24 अपॉन में 25, ठीक है सर। फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला कर लो, ठीक है। इस फॉर्मूले में प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा 1 से शुरू होता है। अगर मेरा क्वेश्चन ऐसे शुरू होता सर 1 अपॉन में 6 × 7 प्लस 1 अपॉन में 7 × 8 प्लस 1 अपॉन में डॉट 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 ऐसे करके बेटा 19 × 20 दे देता, तब मैं क्या करता, तब तो ये फॉर्मूला काम नहीं करता, तब मेरी ये ट्रिक काम करती, तब ये ट्रिक मेरी काम करती है कि दोस्त ये 1/6 है और ये 1/20 है, तो सर मेरा आंसर 1/6 माइनस 1/20 हो जाएगा। एलसीएम मुझे लग रहा है कि 60 हो जाएगा, तो ये 10 - 3 हो जाएगा, तो 7 अपॉन में 60 मेरा आंसर होना चाहिए, है ना दोस्त, 7 अपॉन में 60 मेरा आंसर होना चाहिए। हाँ सर, ये ट्रिक अपना ऐसे काम कर जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक नहीं है बेटा, कुछ कॉमन सेंस है जो बेकार में आप लोगों को अभी अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। दिमाग लगाना है तो बेटा यही दिमाग लगाना कि हम लोग 1 अपॉन में 19 × 20 को कैसे लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन 19 माइनस 1 अपॉन 20। जो इस तरफ ध्यान देगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे हुआ है ना, ठीक है सर। दूसरा वाला क्या कह रहा है, ये हमारे लिए और मजेदार चीज है बेटा, इस पे एक छोटी सी चीज है, ठीक है, वो छोटी सी चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज कीजिए अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल किया कि सर 1 अपॉन में 7 × 8 प्लस 1 अपॉन में 8 × 9, इसी तरीके से एक सीक्वेंस मैंने चलाया 1 अपॉन में 14 × 15 तक, है ना। मैं इसकी जगह पे एक सीक्वेंस ऐसे बनाता हूं जहां 1 अपॉन में 3 × 7 लिखा है, प्लस 1 अपॉन में 7 × बेटा 11 लिखा है, प्लस डॉट 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 थोड़ी सी गिनती कर लेते हैं सर, ठीक है। 4 × 5 = 20 और 20 + 3 23, यानी 23 × 27 लिखा है, ऐसा कुछ लिखा है दोस्त, ऐसा कुछ लिखा है इस पूरे सीक्वेंस में। तो अब इसमें मुझे क्या ध्यान देना था कि सर यहाँ ना कॉमन डिफरेंस 1 था, यहाँ कॉमन डिफरेंस 1 था, इन नंबर्स का जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो था वो सर उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 1 था। यहां देखो बेटा, यहां कॉमन डिफरेंस कितना है, यहां सर कॉमन डिफरेंस 4 है, यहां कॉमन डिफरेंस 4 है, यहां कॉमन डिफरेंस 4 है। तो हम लोग ये बोलेंगे कि सर अब जो मेरा आंसर होगा ना, करना तो इसमें भी वैसा ही कुछ है, यानी हमें सबसे पहला वाला फ्रैक्शन ले लेना है और हमें सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन ले लेना है, यानी 1/3 और 1/27 ले लेना है, और इसका बच्चा क्या करना है, इसका 1 क्या कर देना है दोस्त,
कॉमन डिफरेंस 4 कर देना है। तो सर आंसर कितना आ जाएगा, 27 एलसीएम है तो 9 माइनस 1, 8 अपॉन में बेटा कितना आ जाएगा, यानी 2 अपॉन में बेटा 27 मुझे आता हुआ दिख रहा है। आप लोग मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है, समझ में आ गया। क्या करना है सर, कॉमन डिफरेंस में अगर बढ़ रहा हो तो कॉमन डिफरेंस से मुझे उस आंसर को बस डिवाइड कर देना है, और अगर कॉमन डिफरेंस 1 है तो डिवाइड करके मिलेगा क्या, तो इसलिए वही आंसर रख देते हैं। ये भी समझ में आ गया दोस्त, चलो सर ये भी समझ में आ गया, तो अब हम तैयार हैं क्वेश्चंस लगाने के लिए। तो चलो यहां पर इंजन का धुआं रिलीज किया जाए और चलें, ठीक है। तो देखो एक सवाल पूछा गया है कि x3/2z जो है वो AP में है, x3z जो है GP में है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बी करेक्ट। तो बेटा हमने ये कहा था ना कि अगर कोई 2-3 टर्म्स AP में है तो x और z का एवरेज जो होगा वो हमारे पास 3/2 होगा। तो यहां से रिजल्ट आ गया x प्लस z/2, x प्लस z बराबर 3, ठीक है। सर GP के लिए हमने ये कहा था कि कोई भी 2 टर्म का जो अंडर रूट होगा, कोई भी 2 टर्म का जो अंडर रूट होगा वो उसका हर जियोमेट्रिक मीन हो जाएगा। तो यानी x और z की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 9 आ गई। सर क्या मांग रहा है, मुझसे मांग रहा है इनमें से कौन HP में होगा। अगर मैं HP की बात करूं तो बेटा मेरा HP जो होगा वो 2 इंटू क्या होगा दोस्त, एक्स जेड अपॉन में x प्लस जेड हो जाएगा। सर एक्स जेड की वैल्यू आपने निकाली 9, यानी 2 इंटू 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकाली 3, तो आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सर x, 6, z जो रहा होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में रहा होगा। तो x और z के बीच में 6 आना चाहिए, जो कि इसको हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाता है। समझ में आया दोस्त, समझ में आया है। एक बच्चे ने मीम में लिखा था, समझ में आया क्या ठीक है, चलो बढ़िया था, वो भी बढ़िया था, ठीक है, चलो बहुत शाबाश। इजी क्वेश्चन था। चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा था थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। क्या है, थर्ड टर्म ऑफ जीपी इज 3। अच्छा थर्ड टर्म जीपी 3 है, तो इधर देखो बेटा T3 हमारे पास इधर है, T4 ये हो गया, T5 ये हो गया, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। बेटा कॉमन सेंस से समझना, थर्ड टर्म जो होता है वो सर AR की पावर 2 होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना दोस्त। हाँ सर, तो मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए, यानी A का, AR का, AR क्यूब का, AR5 का चाहिए, है ना। इन सब का मुझे प्रोडक्ट चाहिए मेरे दोस्त। तो इसका मतलब सर इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा A की पावर 5 और R की पावर गिनो बेटा 1, 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 10 हो जाएगा। सो यू कैन से दैट कि सर ये AR की पावर कितना है, टोटल AR स्क्वायर की पावर कितना है सर, 5 है। कितना है, 5 है, यानी ये थर्ड टर्म का सर पावर 5 है। थर्ड टर्म कितना है सर, 3 है, तो 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा सर, गुंगली पे गिनता हूं, रुको, गिनो बेटा गिनो। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर, ठीक है दोस्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर 243। आराम से सोचो, दिमाग लगाओ, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब अगर आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले तो इसके लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, मेंटल कैलकुलेशन करा हुआ है, ऐसा सवाल करा हुआ है दोस्त, वो तभी तो आएगा ना, करा हुआ है। वो फीलिंग कब आएगी, जब कर लिया। कॉन्फिडेंस कहाँ है, वो तो गायब रहता है हमेशा, कहीं दरवाजे के पीछे छुप के बैठा हुआ है। कॉन्फिडेंस कब आएगा, फाइट करने से आता है दोस्त, फाइट करने से, बैठे बैठे नहीं आता है, साइड में बैठ के देखने से तो बिल्कुल नहीं आता है। वक्त बदलना है तो बेटा पहले हवाएं बदलनी पड़ेंगी, और हवाओं के हिसाब से चले जा रहे हो तो जय हो, है ना। चलो आगे चलो, नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इफ ऑफ n टर्म्स हुज सम इज इतना। सर देखो ना, हमें Sn बराबर क्या दे दिया, n मल्टीप्लाई n+1 दे दिया। सर मैं इसे n स्क्वायर प्लस n लिख सकता हूं। आप ऐसे लिखो ना लिखो, मुझसे मांग क्या रहा है, मुझसे चौथा टर्म मांग रहा है। भाई चौथा टर्म मांग रहा है तो मैं ऐसे कर लूं इस क्वेश्चन को कि सर फोर्थ टर्म मांग रहा है, सॉरी फोर्थ टर्म मांग रहा है, तो S4 माइनस S3 कर दो। सर 4 रखा तो 4 इंटू 5 यानी 20 हो जाएगा। सर 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा, तो सर 8 हो जाएगा, और टडा बोल के हम लोग चल पड़ेंगे सर, है ना। आसान था सर, ये तो काम हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, हौसला नहीं तोड़ना है कि हाँ सर हमें नहीं आ रहा। पेपर आसान होता है, आप लोगों ने डरा रखा है अपने आप को। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव 2 एज अ रिमाइंडर। सर सबसे पहला नंबर तो मुझे 11 समझ में आता है, उसके बाद बेटा 3 से डिवाइड करोगे तो 14 समझ में आता है, 17, और इसी तरीके से आखिरी नंबर जो होगा वो मुझे 98 समझ में आता है।
समझ गया ना बेटा क्या बोलना चाहता है वो ये बोलना चाहता है कि 11 एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 3 से भाग दोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, रिमाइंडर 2 आएगा। सर ऐसा 14 के साथ भी होता है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 14 के साथ 3 से डिवीजन किया तो 3 4 जा 12 हो जाएगा मेरे दोस्त, और रिमाइंडर अभी भी 2 ही रहेगा। तो मुझे वो सारे नंबर चाहिए जिन्हें डिवाइडेड बाई 3 करने पर लीव 2 एज रिमाइंडर होता है। तो ये वो सारे नंबर हैं, और वो कैसे होने चाहिए सर, 2 डिजिट नंबर्स होने चाहिए। तो ये हमारा बेटा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि सर ये +3 हो रहा है। स्मार्ट बच्चा थोड़ा मेरी तरह सोचने की कोशिश करें, और जो नहीं सोच पाएंगे उनके लिए भी करूंगा, ठीक है। वो ऐसे कि सर ये हमारे पास 3 × 3 + 2 लिखा हुआ है, सर ये हमारे पास 3 × 4 + 2 लिखा हुआ है, सर इसी तरीके से ये 3 × 5 + 2 लिखा हुआ है, सर इसी तरीके से ये 3 × 30 2 + 3 लिखा हुआ है। हाँ सर लिखा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा सर ये टेबल ना पूरी हो जाती अगर ये 3 × 1 + 2 वाली टर्म लिखी होती और 3 × 2 + 2 वाली टर्म लिखी होती, तो ये टेबल पूरी हो जाती। लेकिन सर हमारे पास यहाँ पर 32 तक टेबल लिखा हुआ है और हमारे पास 2 टर्म्स नहीं लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई सर, 32 के टेबल में 2 नंबर नहीं लिखे हैं, तो n की वैल्यू 30 आप ऐसे ढूंढ सकते हो। दिमाग सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलाना है बेटा, चाचा चौधरी को कंपटीशन देना है यहाँ पर, ऐसे आप जा सकते हो आंसर ढूंढने के लिए। वरना वरना सर फार्मूला तो है ही, फार्मूला तो है ही। हम लोग इस वाली टर्म को बेटा क्या मान लेंगे सर, इसे nth टर्म मान लेंगे। सर a हमें मालूम है 11 है, d हमें मालूम है +3 है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा a + n - 1d कर देना, ठीक है। तो nth टर्म हमें कितना दिया है सर, 98 दिया है, a हमारा 11 है, प्लस n - 1d करोगे तो बेटा वो 3 है, कैलकुलेट करना दोस्त, n की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी, ठीक है। नहीं आए तो दोबारा कैलकुलेट करना, ठीक है, दोबारा कैलकुलेट करना, n की वैल्यू 30 आ जाएगी। सो दिस इज सो फास्ट कि आप इसे आराम से बेटा उससे भी ज्यादा तेज कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छी से कर सकते हो, मतलब मजा आ जाएगा डेफिनेटली। तो सर आंसर क्या है वो बताओ ना, हमें क्या बताना बेटा, हमें सम बताना है इसका। सर n मिल गया था ना हमें, n मिल गया ना, n हमने को n निकालने में सर बहुत सारा समय बचा लिया, हमने n निकालने में समय बचा लिया। अब बेटा यहां से क्या निकाल लो दोस्त, आपको n की वैल्यू मिल गई तो आपको S30 निकाल दो। S30 कैसे निकालते हैं सर, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सर 30/2 a + l, सर a कितना है 11 है और l कितना है सर, आखिरी टर्म हमारे पास 98 है। फॉर्मूला याद है ना, लिख लो यार, लिख लो। Sn हमारे पास एक फॉर्मूला था n/2 × a + l था, जिसमें लास्ट टर्म हमारा 98 है दोस्त, क्या है, लास्ट टर्म 98 है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सर ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 1635, कितना 1635 आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मजा आया दोस्त, दोनों तरीके में से मैंने दोनों तरीके बता दिए जिसमें आपको शांति मिले कि हाँ सर समझ में आ गया, तो कर लेना, बस कर लेना यार, कर लेना है ना, ठीक है, क्लियर हुआ। चले क्या, चलो सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर सम बताइए p + qth टर्म का और p - qth टर्म का ऑफ एन AP इज। बेटा देखो जनरल फॉर्मूले से चला तो भी कोई बहुत महंगा सवाल नहीं है सर। p + qth टर्म जो है और उसका सम हमें p - qth टर्म के साथ बोल रहा है, हमें बताइए इसका वैल्यू कितना है। तो इसको एक्सपैंड कर लो बेटा, ये बन जाएगा a + p + q - 1d, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पर बेटा a + p - q टाइम्स ऑफ p - q - 1 टाइम्स ऑफ d, ये हमें निकालना है। सर a 2 बार हो गया, ठीक है, और अगर मैंने d कॉमन ले लिया तो यहाँ पे p + q - 1 आ जाएगा और यहाँ से प्लस p - q - 1 आ जाएगा। इतने स्मार्ट तो आप लोग हो, है ना। तो सर बेटा 2a आ जाएगा, q से q कट जाएगा और उसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो 2d हमारे पास हो जाएगा बेटा p - 1 टाइम्स, इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो बेटा ये a + p - 1d बन जाएगा। ओके सर, और यहाँ से ट्वाइस ऑफ बेटा pth टर्म का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब।
तो कुछ ज्यादा मतलब नहीं है। आप चाहो तो इसमें पी और क्यू की वैल्यू लिखकर आप इसे थोड़ा आसान बना सकते हो, लगेगा तो ठीक है। बट अगर आप मेंटली भी अगर करना चाहते हो ना, तो लिखने में मेरा ज्यादा समय गया है। मेंटली मैं इसको कैलकुलेट कर चुका था कि क्यू और क्यू कट जाएंगे इसके अंदर, और पी और पी जुड़कर सब 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना टी पी बन जाएगा बेटा। इतना दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है, वरना पीछे रह जाओगे दोस्त, वरना पीछे रह जाओगे। और पीछे सर हम नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, मान लो ये बात, ठीक है, तभी तभी आगे बढ़ पाओगे दोस्त। आगे क्या कह रहा है सर, लेट टी आर बी द rth टर्म ऑफ एन एपी फॉर आर बराबर ये, if for some distinct positive integers m and n we have t m बराबर ये and this, तो t m n बताइए बेटा। t m n हमारे पास कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। आपने रिजल्ट लिखा था ना कि t m बराबर 1/n है और t n बराबर 1/m है, तो हमारे पास t p q के t m n कितना हो जाएगा दोस्त, t m n अगर लिखना चाहें इसको नीचे लिखो ना, रिजल्ट है तो ये क्या है, इफ है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर टी एम एन जो होगा वो हमारे पास 1 हो जाएगा, और सर एस एम एन जो होगा वो हाफ ऑफ एम एन प्लस 1 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, वरना प्रूफ करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। आपको एम एन टर्म मांगी थी, तो हम लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को आंसर लगा दिया। चलें, चलो सर, द फिफ्थ टर्म एन ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज इतना। सर फिर से रिपीट कर दिया क्या सवाल ये, एस एन क्या दिया, एस एन बराबर एन स्क्वायर माइनस 2n दिया, अरे वाह। फिर सर हमें फिफ्थ टर्म मांग रहा है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग S5 में से S4 को माइनस कर दें। सर S5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 10, दिमाग बोला 5 का स्क्वायर माइनस 10 15 बोला। सर 4 का स्क्वायर माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8, सर दिमाग ने 8 बोला तो आंसर 7 आ गया। तो जितना बोला बेटा उतना आंसर लगा के चल देंगे, है ना, खत्म सर ये सवाल भी। चलो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ जीपी इज 2 एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स, यहां गैप नहीं आएगा, इनफाइनाइट टर्म इज 8, देन जीपी इज। बेटा मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें ऑप्शन लगा के देख लूंगा। सर हमारा फॉर्मूला क्या होता है इस इन्फिनिटी का, सब जानते हो ना कि a अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो होता है ना, तो लगा दो। सर 8 अपॉन में 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, तो कतई बेटा इससे बराबर आपका 8 तो नहीं आने वाला है, लिख के रख लो, नहीं आने वाला है। यहां लगाओगे सर फर्स्ट टर्म अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, इससे भी 8 नहीं आने वाला है, ये भी 8 के बराबर नहीं है। यहां लगा लो बेटा 4 अपॉन में 1 माइनस 1/2, बेटा ये देखो 8 आ गया, तो इसे भी रिजेक्ट कर लेते हैं। सर 6 अपॉन में 1 माइनस 1/2, यानी सर ये 12 आ जाएगा, तो ये 8 नहीं आने वाला है। सो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया, समझ में आया, मजा आया, सर कट रहा है, लो अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, काय को स्क्रीनशॉट लेना है यार, पीडीएफ तो मिल जाती है ना आप लोगों को, मिलती है ना, कहाँ मिलती है जानते हो ना, जानते हो, कमेंट सेक्शन में लिख देना, दूसरों के भलाई करो करो, ठीक है, थोड़ा भलाई करो, कहाँ मिलता है सब लिख देना, मैं भी बता दूंगा, मैं बता दूंगा, फिर सुनते नहीं है, पता है, मैं क्लास के अंदर बताता हूँ उसके बाद भी लिखते हैं सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, मैंने ले, ये क्लास इसने कहाँ तक देखी मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं पूरे क्लास में पढ़ाऊँ या यही बात बोलता रहूँ। चलो द सम ऑफ द सीरीज, तो सर अभी तो बोल दो, जाओ बेटा एप्लीकेशन में जाओगे ना, एप्लीकेशन में जाके शक्ति 2.0 बैच को एनरोल करोगे तो वहां पे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, वहां पे आपको क्लास भी मिल जाएंगी, तो कहीं और अलग से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब क्वेश्चन आ जाओ, द सम ऑफ द सीरीज हमारे पास 3 - 1 1 + 3 ऐसे करके है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे कि सर इसमें कुछ पॉजिटिव वाले टर्म्स है ना, मैं इन पॉजिटिव वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लेता हूं, और सर जो नेगेटिव वाले टर्म्स हैं उन नेगेटिव्स का मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, ये प्लस का 1/9 बन जाएगा, एंड सो ऑन ऐसे करके चलता रहेगा, है ना। तो मैं एक कॉमन चीज देख पा रहा हूं कि सर ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका ए जो है वो 3 है और इसका कॉमन रेशियो जो है बेटा वो 1/9 है, इसका ए जो है वो सर 1 है और इसका कॉमन रेशियो जो है वो भी 1/9 है। सो इट इम्प्लाइज दैट कि सर ये भी एक इनफाइनाइट जीपी, ये भी इनफाइनाइट जीपी, तो यहां से हमारा सम कितना आएगा, यहां से सम आ जाएगा सर 3 अपॉन में 1 माइनस 1/9, यानी 9 ऊपर गया तो 27/8, सर नीचे लिख दे, कितना लिख दे, 27/8 हो जाएगा, है ना। और यहां से आंसर निकालेंगे दोस्त, तो यहां कितना हो रहा है सर 1 अपॉन में 1 माइनस 9, 9 ऊपर चला गया तो हमारे पास 9/8 आ जाएगा।
सर 27 में से 9 गया तो हमारे पास 18/8 आ जाएगा। ओके 18/8 आ गया, ठीक है सर। 18/8 आया तो 9/4 बन जाएगा, कितना होके कैंसिल होके 9/4 बन गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया था, इजी था सर, थोड़ा दिमाग लगा लेकिन इजी था। चले फिर अगले सवाल में चलते हैं। चलो next question, if the ratio of am or to gm of two positive numbers a and b is 5:3 then a is to b is। बेटा मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूंगा कि ये a है और ये b है, तो देखिए कि 3 और 5 का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो 4 हो जाएगा, जबकि 3 और 5 का जियोमेट्रिक मीन निकालोगे तो √15 हो जाएगा। तो सर ये आंसर नहीं है, रेशियो नहीं मेंटेन कर रहा ना सर 5 और 3 का। तो ऐसे ही यहां लगा लो बेटा, 9 और 2 का अरिथमेटिक मीन सर 11/2 हो जाएगा, जियोमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा √18 हो जाएगा। सर नहीं काम कर रहा। इसका बेटा 5 हो जाएगा और इसका बेटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा 9 और 1 10, 10 का आधा 5, 9 और इंटू 1 का रूट बेटा 3 हो जाएगा। तो देखो 5:3 ये मिल रहा है, तो उसने 5:3 का रेशियो बोला। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे कि 5 + 3 8 है, तो 8 का आधा हो जाएगा सर, 5 3 जा 15 का रूट हो जाएगा। ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से ये रेशियो मेंटेन नहीं हो रहे हैं, है ना। उड़ा दिया सर, क्वेश्चन को धुएं की तरह उड़ा दिया, बिल्कुल उड़ा दिया। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर Sn बराबर हमारे पास Np है और ये कुछ स्ट्रक्चर है वेयर Sn डिनोट्स द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP देन द कॉमन डिफरेंस इज। बेटा क्या आपको याद है उस जमाने की कहानी जहां पर हम लोग बात किया करते थे कि an² जो और प्लस bn के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है तो सर हमारा फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमारा a + b ही होगा, लेकिन जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सर n² के कोफिशिएंट के 2 गुना होगा। ऐसा ही कुछ हम लोगों ने बात किए थे। तो सर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। Sn यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो Np है ही, है ना। इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा सो दिस इज बेसिकली n इंटू n-1 यानी n² q/2 माइनस n/2 हो जाएगा। सो हमारे पास n² का कॉफिशिएंट बेटा मैं पहले लिख देता हूं और np - nq/2 करोगे तो आपके पास प्लस कितना आ जाएगा n - n/2। नहीं सर n - n/2 नहीं, p - q/2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। क्या हो जाएगा p - q/2 n हो जाएगा। ठीक है सर, इतना एक्सप्रेस करने के बाद मुझसे उसने पूछा कि सर कॉमन डिफरेंस बता दीजिए, तो n² के कॉफिशिएंट का बेटा 2 गुना बता देंगे तो आंसर हो जाएगा q, और टडा बोल के आंसर लगा के चल पड़ेंगे। बात समझ में आ गई सभी को दोस्त? ठीक है, इजी था सर, ये भी इजी था। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल्स टू। ओके, यहां पर हम ये कहेंगे कि ये 1/2 3/4 कुछ ऐसे देखो दोस्त। मैं इसे कैसे कर सकता हूं मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये जो 1/2 है ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 1/3/4 जो है ये ऐसे लिखा हुआ है, और 7/8 ऐसे एंड सो ऑन बेटा ऐसे ही करके लिखा हुआ है। तो आप इसे जोड़ सकते हो कि सर 1 को n टाइम्स अगर जोड़ोगे, n टाइम्स जोड़ोगे तो उसका आंसर n हो जाएगा। माइनस बेटा यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन, एक n टर्म्स तक की जीपी है ना, n टर्म्स तक की जीपी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो जीपी होगी दोस्त अप टू, ठीक है, जीपी एक n टर्म्स की जीपी है। तो ये फॉर्मूला बनाएगा सर, फॉर्मूला क्या बनाएगा, इसका फर्स्ट टर्म 1/2 है, कॉमन रेशियो यानी 1/2 की पावर n हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/2 -1 हो जाएगा। तो सर बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, मैंने थोड़ा फॉर्मूला भी गलत लगा दिया। फॉर्मूले को ठीक कर देते हैं सर, यहाँ देखिए फॉर्मूले को ठीक कर देते हैं। ये 1 - 1/2 की पावर n लगेगी एंड देन 1 - 1/2 लगेगा, ये से कट जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास n - 1 - 2 की पावर -n आ जाएगा। सो दिस विल बी n + 2 की पावर -n - 1। सर इतना मेहनत करने में मजा नहीं आया, मजा नहीं आता है ना। तो मजा नहीं आता है तो मजा कैसे आता है सर, मजा ऐसे आता है कि सर अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो s1 जो होगा वो मेरा टर्म 1 हो जाएगा। सर टर्म 1 हमारा 1/2 है, सर 1/2 है तो n की वैल्यू यहां रखो बेटा 1, n की वैल्यू 1 रखो तो 2 - 1 - 1 सर 0 आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है।
यहां रखोगे तो 1 माइनस 1/2 सर 1/2 आ रहा है तो पॉसिबली आंसर है। यहां रखो मेरे दोस्त तो ये 1/2 बन जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 सर ये भी 1/2 दे रहा है। यहां रखो दोस्त, यहाँ 2 माइनस 1 सर 1 आ रहा है तो ये आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन रह गए हैं सर, दो ऑप्शन रह गए तो हम आगे क्या कर सकते हैं? आगे हम लोग n की वैल्यू बेटा 2 रख सकते हैं, और 2 रखेंगे तो s2 हमारे पास कितना हो जाएगा सर? t1 प्लस t2 हो जाएगा दोस्त, t1 प्लस t2 हो जाएगा। तो t1 प्लस t2 हमारे पास हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 हो जाएगा, जिसे आप लोग लिख सकते हो कितना? 5/4 लिख सकते हो, है ना? 5/4 लिख सकते हो, ठीक है सर 5/4 लिख सकते हैं। तो मैं अब सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में चेक करूंगा तो n की वैल्यू 2 रखकर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, जो कि 3/4 देगा। तो सर ये कट गया। यहां रखो बेटा, ये 1 अपॉन में 4 प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये आपको 5/4 रिजल्ट करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो थ्योरेटिकल भी ठीक है, लेकिन हर कोई थ्योरेटिकल से अगर नहीं जा सकता है तो बेटा ये तो काम कर ही रहा है ना सर, ये तो मस्त है। n की वैल्यू 1 और 2 रखकर देखने से हो जाएगा इतना महंगा सवाल? हाँ सर आराम से हो गया, बिल्कुल आपके सामने है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर a एंड c आर नॉन जीरो इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ देयर स्क्वायर्स, देन a स्क्वायर c a स्क्वायर और c स्क्वायर आर इन। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से चलते। थोड़ा मुश्किल सवाल हम लोग इसे बोल सकते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन होता है अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस के b अपॉन a होता है, यानी माइनस के 1 अपॉन a हो जाएगा। और वो बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे बेटा? c अपॉन में a होता है तो c अपॉन में a ही हो जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी वो रिलेशन हमें दे रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के 1 अपॉन a जो है, एलसीएम लोगे तो बेटा नीचे आपके अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी भी सर ये माइनस 1 अपॉन a लेकर चलते हैं। इधर बेटा इसको आप लोग लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। ओके सर, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज रख दूंगा दोस्त, वैल्यूज रख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 1 अपॉन a चल रहा है, अल्फा प्लस बीटा सर माइनस के 1 अपॉन a का स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा यानी माइनस के 2 c अपॉन में a हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यानी अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी c अपॉन में a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। अब इसको आगे लेकर चलिए, माइनस के 1 अपॉन a, माइनस के 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू, एलसीएम लोगे तो बेटा ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 माइनस 2ac। कितना? 1 माइनस 2ac बन जाएगा। कितना दोस्त? 1 माइनस 2ac बन जाएगा ना। और फिर हमारे पास ये बन जाएगा सी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर, और इसके अपॉन में बेटा a स्क्वायर आ जाएगा, तो सी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर आ गया दोस्त। ठीक है सर, a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया दोस्त? a स्क्वायर और a स्क्वायर हमारा कैंसल आउट हो गया। हो गया क्या? हाँ हो गया। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में सर सी स्क्वायर काट रहे हो आप, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यस वही तो सोचूं। अब बेटा हमारे पास ये चीज जो है, सबसे नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर जाता है, ये वाला फ्रैक्शन इधर जाता है, तो फाइनली हमारे पास माइनस 1 अपॉन में ए, 1 माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा माइनस के सी स्क्वायर बराबर ए माइनस हमारे पास 2a स्क्वायर सी आ रहा है। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। थोड़ा इधर उधर करो मेरे दोस्त, तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर सी जो है वो a प्लस सी स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो मुझे यहाँ से ना एक रिलेशन दिख पा रहा है बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। कौन सा? कि सर a स्क्वायर और c स्क्वायर अगर बीच में रखे हैं तो इसका मतलब इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो a स्क्वायर c है, इसीलिए इन दोनों का एडिशन बीच वाले के ट्वाइस के बराबर आ रहा है। तो ये तीनों क्या हो गए सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गए। तो हमसे a स्क्वायर नहीं सर, a है। इधर कौन है दोस्त? इधर a है, सिर्फ इधर कौन है? a है। a स्क्वायर नहीं है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का जो सम है उसका एवरेज जो है वो a स्क्वायर c के बराबर है, यानी ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये a स्क्वायर दे रहा है बेटा, मुझे यहाँ पर समझ में आया कि ये चीज जो है वो क्या है बेटा? a होनी चाहिए। इसमें हम लोगों को 2 एक्स्ट्रा लग गया है, तो a कॉमा सी a स्क्वायर, a कॉमा सी a स्क्वायर और c स्क्वायर ये किस में है सर? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेटिव सवाल आप कह सकते हैं, क्योंकि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ भी मर्ज किया गया है ना। थोड़ा सा मुश्किल सवाल इसे कह सकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं है, आप कर सकते हैं। अल्फा बीटा का इन्वॉल्वमेंट एक
डिफरेंट दो चैप्टर्स को मिक्स किया गया है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल जरूर कहेंगे। चलो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके नाउ ये क्वेश्चन सॉल्व तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे सर? क्योंकि मनी नहीं है, मनी नहीं है। जब हो सकता है इसको बिना सॉल्व करे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाने वाला है और कैलकुलेटिव है, लेंदी है, लिखने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम जाएगा। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे कि सर हमारे पास अगर n की वैल्यू 1 रख दी जाए तो सम 1 जो होगा वो t1 के बराबर हो जाएगा, और वो हमारे पास दिया हुआ है 0.3। यानी सर n की वैल्यू 1 रखने से यहाँ जो आंसर दे देगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर 1/3 हो गया सर, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1, यहाँ -1/9, 1 - 1/10 बेटा 9/10 हो जाएगा। इनको कैलकुलेट करिए, 9 से 9 खत्म, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 9/10, तो बेटा 0.3 आ गया। मैं चाहूं तो इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, लेकिन आप कैलकुलेट करके जरूर देख लीजिएगा दोस्त कि बाकी 4 ऑप्शन गलत तो नहीं है। और अगर मान लीजिए गलत होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए क्या होता है कि सर 1/3 आता है, तो हमें n की वैल्यू 2 रखकर देखनी पड़ेगी, बट आई एम श्योर कि हमारा आंसर ये है। इसमें बाकी 3 ऑप्शंस हमारे गलत हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लगाए हुए हैं, है ना। तो ये बात समझ में आ गई दोस्त। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं सर, n की वैल्यू 1 रख देंगे तो विदाउट कैलकुलेशन, बहुत कम कैलकुलेशन के अंदर आंसर कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर ऑप्शन ए नहीं होता तो बाकी सारों में कैलकुलेट करने में समय जाता। तो सर दूसरी तरफ इसका निंदी कैलकुलेशन तो कुछ ज्यादा ही लंबा है ना, तो कहीं तो फायदा उठाओ यार। उठाएंगे, है ना, बच्चों ने बोल दिया सर उठाएंगे, पूरा फायदा उठाएंगे सब्स्टिट्यूशन का। If PQR are in one geometric progression and ABC are in another geometric progression, then AP BQ CR corresponding terms को बेटा प्रोडक्ट कर दिया। मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर ABC अगर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, और सर XYZ जो है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, तो इसका मतलब AX BY CZ किस में होगा सर? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, है ना। समझ में आ गई? तो सर ये बात हमने प्रॉपर्टी में सीखी, तो इसका मतलब सर आंसर सीधा सीधा होगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। बात खत्म, एकदम बात खत्म। चलो अगला सवाल दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सर लेट करो, डायरेक्शन है फॉर द नेक्स्ट 2 आइटम्स दैट फॉलो। अच्छा, लेट Sn डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP एंड थ्राइस ऑफ Sn बराबर S2n दिया हुआ है। देखो दोस्त, मैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसना चाहूंगा, मैं इस क्वेश्चन में भी n की वैल्यू 1 रखकर ही चलूंगा। कैसे सर? देखना मजा आ जाएगा एकदम धांसू तरीके से। सर ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ S1 बराबर S2 हो जाएगा। आप जानते हैं सर फर्स्ट टर्म जो होता है वो मेरा A होता है, सेकंड टर्म जो होता है वो मेरा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एडिशन होता है। क्या होता है? फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एडिशन होता है। तो यहाँ पर ये 3A बराबर 2A प्लस D के बराबर हो जाएगा, तो A बराबर D आ जाएगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम लोग इसका यूज करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमें बताइए सर S3n जो है और Sn का जो रेशियो है वो बताइए। S3n और Sn का रेशियो ध्यान से देखना बेटा, S3n और Sn का रेशियो, तो n की वैल्यू 1 रखूंगा तो S3 और S1 का रेशियो मांग रहा है क्या? हाँ, तो ये 3 टर्म्स का सम होगा, यानी पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, इन 3 टर्म्स का सम होगा दोस्त, है ना, डिवाइडेड बाई और क्या सर? S1 तो सर फर्स्ट टर्म ही होता है। तो ये बन जाएगा बेटा 3A प्लस 3D अपॉन में A बन जाएगा। सर D बराबर A है तो ये 6A अपॉन में A बन जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया सर? 6:1 आ गया। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल खत्म। एकदम धुआंधार तरीके से बेटा उड़ा दिया जाएगा सवाल को, एकदम धुआंधार तरीके से। बात समझ में आ गई, है ना? ठीक है सर, आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है सर S3 रेशियो S2 बताइए। सर n की वैल्यू 1 रखने पर S3 रेशियो S2 बताइए। सर S3 अभी अभी निकाला था कैलकुलेट करके, तो 3A प्लस 3D हो गया था। S2 कितना होगा? S2 भी हम लोगों ने निकाला था बेटा, 2A प्लस D था। कितना था? 2A प्लस D था। अगर A बराबर D है मेरे दोस्त, तो ये 6A बन गया, ये 3A बन गया, रेशियो 2:1 आ गया। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। उड़ गया ये वाला सवाल भी, ठीक है। चलो सर, ये वाला सवाल भी बहुत बेहतरीन तरीके से उड़ जाता है, और उड़ते उड़ते हम लोग फिर दूसरे सवाल पे लैंड करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन क्या है सर? अ पर्सन इज टू काउंट 4500 नोट्स, लेट an इतना बी द नंबर ऑफ नोट्स ही काउंट्स in the nth minute, okay, and a1
ये A10 तक सब इक्वल हैं एंड A10, A11, A12 ये सब AP में है विद कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस -2 देन द टाइम टेकन बाय टू हिम टू काउंट ऑल द नोट्स। सर इसने 25 सेकंड तो क्वेश्चन पढ़वाने में लगा दिए, तो बेटा क्या करें, ऐसे सवाल बनाए जाते हैं कि बच्चा लैंग्वेज में फंसे, ठीक है, फंसे। देखो बेटा सीधा सीधा जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये कह रहा है कि उसने पहले 10 मिनट तक, ये पहले मिनट, ये दूसरे मिनट, ये तीसरे मिनट, ये 10th मिनट, पहले 10 मिनट तक उसने 150 नोट गिने हैं। तो जब टी बराबर 10 मिनट हो गया होगा तब टोटल हमारे नोट कितने हो गए होंगे तब तक हमारे टोटल सर 150 नोट हर मिनट में गिने गए हैं, यानी 150 into 10 यानी 1500 नोट गिन लिए गए हैं। तो सर टोटल हमें 4500 गिनने थे, इसका मतलब ये हुआ कि 3000 नोट्स लेफ्ट, इतने सर बच गए, अभी बच गए, ठीक है सर बच गए। फिर वो कह रहा है कि सर A10 की जो भी वैल्यू है, A10 की वैल्यू 150 दी गई है, यानी A11 की वैल्यू क्या होगी सर, कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगी, यानी A11 कितना हो गया बेटा -2, A12 कितना हो गया दोस्त -2 कह रहा हूं, 150 में से -2 यानी 148, देन 150, 146 एंड सो ऑन करके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो मुझे ये कहना है कि सर इनमें से कितने सम्स मुझे और चाहिए, कितने मुझे और चाहिए ताकि आंसर 3000 हो जाए। तो हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि सर हमारा जो भी टर्म था, ठीक है, 11th टर्म था, ठीक है, अगर मैं यहां से लेके nth टर्म तक का सम ढूंढता हूं, लेकिन सर 11 टर्म से तो होता नहीं है, हम कहते हैं हमारा सर फर्स्ट टर्म ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, और इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया सर -2 हो गया। नाउ Sn विल बी n/2 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का 2 गुना, सर फर्स्ट टर्म का 2 गुना हो जाएगा 2 × 148, है ना, प्लस सर n-1 टाइम्स ऑफ क्या, कॉमन डिफरेंस -2 है। अब बेटा देखो ये ना एक सच्ची बताऊं तो बहुत कैलकुलेटिव सवाल होगा, आपको एक जगह पर आकर अटकना पड़ेगा, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सर टोटल नोट बचे कितने थे गिनने के लिए सर, 3000 नोट बचे थे। तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको लिटरली बहुत समय लग सकता है, आप बहुत जगह पर अटक सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। मैं इसका कुछ जुगाड़ ढूंढ कर लाया हूं, तो वो जुगाड़ आप लोगों का क्या है बेटा, जुगाड़ ये है कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि सर कॉमन डिफरेंस -2, तो बताइए टाइम टेकन बताइए टू काउंट ऑल द नोट्स, सभी नोटों को गिनने में कितना समय लगेगा वो बताइए। तो हमने कहा सर 10 मिनट तो वो पहले ही खर्च कर चुका था, ठीक है, 10 नोटों को गिनने के लिए 10 मिनट वो पहले ही, सॉरी 10 नहीं 1500 नोटों को गिनने के लिए वो 10 मिनट पहले ही खर्च कर चुका था। तो सर सभी आंसर में से 10 मिनट कम कर दो, तो ये 14 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा, और ये 135 हो जाएगा, ठीक है, 135 नहीं सर 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 125 हो जाएगा। तब आप यहां पर देखोगे, तब आप क्या देखोगे दोस्त, आपका 24 जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा दोस्त, 24 जो होगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सर साथ में ना 125 भी करेगा। कौन करेगा, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे। आपका 14 और 124 ये दोनों सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना, ये दोनों नहीं करेंगे, ये दोनों करेंगे। आप जब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो ये दोनों करेंगे, तो उसमें से ये वाला आंसर हम लोगों को रिजेक्ट करना है। सर क्यों रिजेक्ट करना है, ये आंसर क्यों रिजेक्ट करना है, क्योंकि अगर n की वैल्यू आपने 124 रख ली तो आपके पास इसके अंदर फर्स्ट टर्म कितना था, ये था, कॉमन डिफरेंस ये था। अगर आप n की वैल्यू बेटा क्या रखते हो, 125 रखते हो, तो t 125 कितना हो जाएगा, t 125 हो जाएगा सर फर्स्ट टर्म हो जाएगा ये, प्लस 124 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। सर ये हो गया 148 और ये हो गया -248। आप बेटा गिनती नेगेटिव में कर रहे हो। अब आप क्या कर रहे हो, जो नोट आपने गिन लिए उसको गिन के वापस आप इधर कर रहे हो, तो ये तो हो गया उल जलूल बात, ठीक है, तो वो नहीं करना है हमें नेगेटिव में चला गया, जो अब गिनती हो रही है वो सर नेगेटिव में हो रही है, इसीलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे और बोलेंगे सर 24 सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो इस सिचुएशन में हमारा आंसर जो होगा वो 34 हो जाएगा, बिकॉज 24 नोट्स उसे गिनने में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको n की वैल्यू 24 और n की वैल्यू 125 मिलेगी। आप इसे बोल दोगे कि सर ये नॉट पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहां से नोट नेगेटिव में गिनती शुरू हो जाती है, तो n की वैल्यू हो जाएगी 24, तो आप यहां से बोलोगे कि सर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, फिर टोटल टाइम आपका हो जाएगा कि सर n की वैल्यू हम लोगों ने पहले 10 मिनट खर्च करे
और फिर अब सर 24 मिनट्स खर्च करें तो टोटल में 34 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया दोस्त। आप एक बार इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा महंगा सवाल, क्योंकि भैया कुछ महंगे सवाल भी आते हैं, सर तो आसान सवाल लेकर आके दिखा रहे हो कि हाँ आसानी से हो जाते हैं, मुश्किल सवाल भी तो कराओ। लो करा दिया, पैकेट ठंड। ठीक है, और मुश्किल सवाल लेकर आता हूँ। चलो यहाँ पर देख लो अगला सवाल बेटा। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ x1 एंड x2 आर द पॉजिटिव क्वांटिटीज then the condition for all the difference between the arithmetic mean and the geometric mean to be greater than 1 is। अच्छा भाई इधर देखो, हमें बोल रहा है कि सर अरिथमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन के बीच का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अच्छा, अरिथमेटिक मीन बेटा x1 और x2 के बीच में निकालेंगे तो ये बाई 2 ऐसे निकाल देना। जियोमेट्रिक मीन बेटा ऐसे करके x1 और x2 का प्रोडक्ट करके रूट निकाल देना, और ये ग्रेटर देन 1 है। हाँ हाँ है। एलसीएम ले लो दोस्त, एलसीएम लेते ही आपके पास क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 बन जाएगा, और ये माइनस के ट्वाइस ऑफ अंडर रूट x1 अंडर रूट x2 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन बेटा 2 हो जाएगा। एलसीएम मैंने उधर भेज दिया, हाँ भेज दिया। अब बेटा अगर आप लोग देख सकते हो तो प्लीज इसे ऐसे देखो कि सर ये रूट x1 का स्क्वायर है और ये रूट x2 का स्क्वायर है, तो आपको ना ये कुछ ऐसे अब दिखाई देना शुरू होगा कि ये रूट x1 प्लस रूट x2 नहीं, रूट x1 माइनस रूट x2 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाता है। नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी। सर अगर स्क्वायर रूट उधर भेजूंगा तो इधर बेटा मॉड्यूलस लगा देना, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं कौन पॉजिटिव बड़ा आएगा कौन बड़ा छोटा नहीं आएगा। ठीक है, हमें कोई भरोसा नहीं, तो मॉड्यूलस ले लिया। तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन से रूट 2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म, है ना, ये भी खत्म सर। चले फिर, चलो सर अगले सवाल पे चलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा आखिरी सवाल, और ये भी देखने में थोड़ा भयंकर लग रहा है लेकिन उतना ही आसान है। बस आपको क्या कर रहा है बेटा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के साथ इन्वॉल्व करवा रहा है। मैं दो फॉर्मूले आपको पहले चमका देता हूं सो दैट आप लोगों को चमक जाए। आप जानते हो बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग साइन ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, x प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर, नहीं इसे ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख देंगे दोस्त, इसे ऐसे लिख देंगे कि अगर मैंने इसको 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसे भी बेटा 1 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट 2 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये जो है बेटा ये बन जाता है हमारे पास कॉस पाई बाई 4। ठीक है, ये और ये क्या बन जाता है बेटा, ये बन जाता है साइन पाई बाई 4। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जिससे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, और ये वेरीफाइड। सिमिलरली मेरे दोस्त अगर आप ऐसे देखो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कि ये रूट 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं क्या। देख लो बेटा वही स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर का बात करूंगा कि बेटा 1 बाई रूट 2 से अगर इधर मल्टीप्लाई करते हो तो इसे भी मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इन टोटल में बेटा रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसे आप बोल दो क्या साइन पाई बाई 4 है, इसे साइन पाई बाई 4 बोल दो, और इसे बेटा आप लोग कॉस पाई बाई 4 बोल दो। तो अब आपके पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी जो कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाएगा। ये दो फॉर्मूले आपको चमकने चाहिए, चमक गए। ये चमकते ही सर क्या हो रहा है, यहां देखो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है साइन बीटा इज द हार्मोनिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड साइन कोसाइन अल्फा। हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं दोस्त, हार्मोनिक मीन निकालते हैं दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का 2 गुना, यानी साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा, साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय सर इन दोनों के सम। ठीक है सर, ये हो गया। हमने कहा सर साइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4, जिसको अगर मैं इधर भेज दूंगा तो ये रूट 2 साइन अल्फा प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, और साइन बीटा हमारे पास एज इट इज रहेगा। दूसरी तरफ बेटा ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है, टू द पॉइंट छापा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट 1 है वो सही है। ठीक है सर, यहां आ जाइए दूसरे वाले में। इसने दूसरे स्टेटमेंट में बोला कि सर साइन थीटा जो है वो अरिथमेटिक मीन ऑफ साइन अल्फा एंड कोसाइन अल्फा है। सर साइन थीटा जो है वो अरिथमेटिक मीन है किसका, साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा का, यानी साइन अल्फा और कोसाइन अल्फा का अरिथमेटिक मीन है, तो बाई 2 कर देंगे। ठीक है सर, बाई 2 को इधर ले दूं तो ज्यादा बढ़िया है, ले दो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 साइन थीटा को अगर मैं इधर रखता हूं तो साइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा इस वाले फॉर्मूले से बेटा रूट 2 कॉस अल्फा माइनस पाई बाई 4 बन जाएगा। अरे हाँ सर बन जाएगा। तो रूट 2 को बेटा रूट 2 के साथ लड़वा दो,
तो यहां पर एक √2 बच जाएगा। सो √2 साइन थीटा बराबर कोसाइन अल्फा माइनस π/4 छपा हुआ है सर। तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। धुल गया सवाल? ठीक है एकदम। कौन से पाउडर से धुला? सस्ते और टिकाऊ पाउडर से। तो धोना है। कब धोना है बेटा? जब हर जगह आपका हाथ मजबूत होगा तभी ऐसे सवाल धुलेंगे, वरना तो ये बेटा ऐसे कुछ सवाल तो होंगे ना जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। ज्ञान एक दिन में थोड़ी ना आ जाता है। कब इस बात को समझोगे? ज्ञान बेटा मेहनत के बाद आता है। इंसान जब सब कुछ त्याग देने के बाद ध्यान लगाता है तब बेटा ज्ञान आता है। तो बात समझ में आ गई है? तो बेटा कर जाओ, लग पड़ो, अभी से लग पड़ो, बिल्कुल अब कोई समय नहीं बाकी है। और बेटा यहाँ पर ये हमारा आखिरी सवाल था। मैंने आसान से लेकर मुश्किल सभी तरीके के सवाल बताए, कॉन्सेप्चुअली बताए, एक्सप्लेन करने के सारे तरीके, चाहे प्रॉपर्टीज हो चाहे वो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो, वो भी मैंने एक्सप्लेन करे हैं। अब आपकी बाजी है बेटा, इसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सो सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं, चलेंगे फिर अगले सेशन में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।